और इस समय करीब 70 पॉइंट। ये गैप अगर 150-200 पॉइंट का हो जाता है खुलते खुलते अच्छी बात है, आपको बाजार में पुल बैक या गैप डाउन को एंट्री लेने में मदद करेगा। लेकिन आगे चलते हैं और हम बाजार की बातों को लेके चलते हैं और उनमें शामिल कराते हैं वैशाली, किरण और कुश VKK। जेंटलमैन एंड द लेडी, बहुत बहुत शुक्रिया आज आने के लिए। वैशाली, आप तो बहुत शानदार लग रही हैं, एकदम हरे कुर्ते में, और आप बाजार को इन्फ्लुएंस करने के मूड में हैं। चलिए आज आप ही से अपनी बातचीत स्टार्ट करें। बाजार में आउट परफॉर्मेंस का माहौल है, कुछ भी कहिए, आप ये बात जुटाल नहीं सकती हैं कि इंडिया इस समय अमिताभ बच्चन की तरह बिहेव कर रहा है। 4-5-20 गुंडे बाजार के ग्लोबल मार्केट में सता रहे हैं, लेकिन फिर भी मजबूर डटा हुआ है। सो मार्केट देखिए, मैं ओवरऑल गुड मॉर्निंग एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट टिका हुआ है अच्छे से 17,000 लेवल्स। नो मैटर व्हाट, जितने भी आप नेगेटिव न्यूज ले मार्केट फिलहाल टिका हुआ है, तो व्यू रहेगा फिलहाल साइडवेज। 17,000 का सपोर्ट और 17,400-450 का रेजिस्टेंस है। सो मेरी राय रहेगी सपोर्ट के पास बाय करिए और रेजिस्टेंस के बाद बुक करिए। सो दैट वुड बी द व्यू फॉर सम डेज। ये बताइए कि आपका अमिताभ बच्चन का फेवरेट डायलॉग कौन सा है? वहां से स्टार्ट करते हैं आज। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, या हम जहां खड़े होते हैं कतार वहीं से शुरू होती है? कोई और? कुश, क्योंकि आप बॉलीवुड के शौकीन हैं। I think Vaishali is also saying something. I'm so sorry. Very good morning. मेरा तो फेवरेट डायलॉग अमिताभ बच्चन जी का वही है, जहाँ हम खड़े लाइन वहीं से शुरू होती है। So this is how Indian markets are behaving right now. So I just hope कि Indian markets are able to break the जंजीर of the global markets और DIS का ब्रह्मास्त्र चला के हम हमारा बदला लें, डीकपलिंग करें और वन वे ऊपर चलते चले। So that is what my expectation is, and a very happy birthday to Amitabh ji. He is obviously a legend. अमिताभ के डायलॉग सुन के बड़े हुए, तभी से वो कतार यही शुरू होती है, तो लाइन ट्रैक करते करते फिर चार्ट्स ट्रैक करने लगे। वैशाली, आप कुछ कह रही थी? इंतजार की, अब आ गया है अपना टाइम की बाइंग। ओके, गुड मॉर्निंग किरण, कैसे हैं आप? बताइए आज कैसे ट्रेड करने के मूड में हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। और जब अमिताभ बच्चन जी की बात हो रही थी, डायलॉग की बात हो रही थी, तो दीवार मूवी का एक डायलॉग था कि तुम मेरा इंतजार बाहर कर रहे थे, मैं यहाँ हूं। तो अभी निफ्टी का भी कुछ ऐसा ही हाल है। एवरीवन इज वेटिंग फॉर ऑल टाइम हाई, निफ्टी इज गोइंग डाउन ओनली। तुम मेरा 18,400 पे इंतजार कर रहे हो और मैं तुम्हारा 15,000 के ऊपर बैठा हुआ हूँ, तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। वो पॉइंट सही कह रहे हैं आप। तो आप 15,000 वाले कैंप में हैं या आप 18,400 वाले कैंप में? एग्जैक्टली 15,000 तो नहीं, बट डेफिनेटली 16,400 16,000 के कैंप में मैं डेफिनेटली बोलूंगा कि हम या वेटिंग के मार्केट वहां पे सेटल हो और वहां से फिर वापस एक इंटरमीडिएट बॉटम बने, एंड देन वी कैन सी फर्दर रैली पोस्ट दिवाली। ठीक है, एब्सोल्युटली। चलिए, तो आज इंडेक्स पे फिर क्या रेंज होनी चाहिए किरण? सो ओवरऑल अगर मैं डेटा की बात करूं तो FIS का डेटा आप देखोगे तो क्लियरली नेगेटिव साइड के ऊपर है। उन्होंने 14,000 लॉट शॉर्ट साइड पे ऐड किए हैं। अगर आप ऑप्शंस के डेटा भी देखोगे तो कॉल जिस तरह से उन्होंने राइटिंग की है और पुट बाइंग की है, उसका डेटा अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं कॉल बाइंग से कॉल सेलिंग से पुट बाइंग से कम है। तो क्लियरली बेरिशनेस हमें दिख रही है। ओवरऑल चार्ट की मैं बात करूं टेक्निकली तो 17,350 17,400 इज अ गैप सपोर्ट। लास्ट वीक भी हमने यही डिस्कस किया था कि यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर या तो प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, क्योंकि अगर हम लोअर टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो जो मोमेंटम इंडिकेटर थे वो रीसेंट रैली से एक ओवरबॉट जोन में थे। दूसरी तरफ हम देखेंगे तो टेक्निकली कोई भी इंडेक्स में, ग्लोबल इंडेक्स में कहीं पे भी कोई बॉटम, सिग्निफिकेंट बॉटम नहीं बना था। सो देयर आर वेरी गुड चांसेस कि हम वापस लोअर रेंज में 17,000 से लेके 16,800 की रेंज में आए। तो यही व्यू को हम कंटिन्यू रख रहे हैं। आज के दिन के लिए हमें देखना पड़ेगा 17,200, ये मेक और ब्रेक लेवल है। अगर 17,200 के ऊपर मार्केट नहीं टिकती है, देन देयर आर वेरी गुड चांसेस कि हम वापस 17,100 टू 17,000 की रेंज में आएंगे। 17,200 के ऊपर आप देखोगे तो 82,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट है, और पुट राइटर्स की बात करें तो वहां पे 90,000 का ओपन इंटरेस्ट है। सो 17,200 वुड बी द जोन के जहां पे एकदम टफ ऑफ वॉर देखेंगे। सो थोड़ा मार्केट में वेट एंड वॉच कीजिए। 10 बजे तक अगर 17,200 के नीचे मार्केट सस्टेन होता है तो फिर डाउनफॉल कंटिन्यू रहेगा। अगर 10 बजे के बाद मार्केट 17,200 के ऊपर सस्टेन हो जाता है, देन ऊपर में एक शॉर्ट टर्म राइज हम देख सकते हैं 17,350 टू 17,400।
मार्केट। सो अगर आप शॉर्ट सेलर है, सो या तो 17,350 के आसपास आप शॉर्ट कर सकते हो, या तो 17,200 के नीचे मार्केट टिके उसके बाद ही शॉर्ट कीजिए। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी में 39,000 वुड बी द मेक और ब्रेक लेवल। कल भी हमने देखा था और आज भी हम देख रहे हैं कि मार्केट से 39,000 के ऊपर सेटल है, फिर भी 39,000 के कॉल राइटर जो है उसमें कोई भी शॉर्ट कवरिंग नहीं आ रही है, कोई भी अनवाइंडिंग नहीं आ रहा है। वो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि 39,000 के कॉल राइटर एक्सपेक्टिंग मार्केट टू गो बिलो 39,000। सो थोड़ा कॉशियसली बैंक निफ्टी में ट्रेड कीजिए। अगर वो 39,000 के नीचे सस्टेन हो जाती है देन देयर आर वेरी गुड चांसेस कि हम 38,500 तक के लेवल बैंक निफ्टी में देख सकते हैं। सो ओवरऑल दोनों इंडाइसेस में सेल ऑन राइज की ही सलाह रहेगी आज के दिन के लिए। किरण तो कह रहे हैं सेल ऑन राइज करना चाहिए, लेकिन वो कंडीशंस के साथ सेल ऑन राइज बता रहे हैं कि इसके नीचे आए तो शॉर्ट करना है, इसके ऊपर जाए तो प्लस करना है। तो उनकी कुछ कंडीशंस हैं मार्केट में जिसकी वजह से वो कह रहे हैं कि बाय या सेल आपको फैसला तभी की तभी लेना होगा जो लेवल्स आपको दिखेंगे। खुश से भी एक बार समझ लेते हैं। खुश, आपका व्यू पॉइंट क्या इंडेक्स को लेकर? जी हाँ, ये फर्स्ट ऑफ आई होप कि हमारे जो मंडे ब्लूज हैं आर बिहाइंड अस एंड द मार्केट्स रिटर्न टू द पिंक ऑफ देयर हेल्थ। अब आपने और अजय ने बहुत ही अच्छे से बहुत सारे फैक्टर्स बता दिए। मैं उसमें कुछ फैक्टर्स और ऐड करता हूं। 3 फैक्टर्स हैं प्रेडोमिनेंटली। पहला ये कि 17,100 पे अच्छा पुट बेस बना है। 17,000 पे तो था ही, कल 17,100 पे अच्छा खासा पुट बेस ऐड हुआ है। दूसरा ये कि इतना इवेंट लोडेड वीक होने के बावजूद, मार्केट्स कल नेगेटिव होने के बावजूद विक्स ने 20 नहीं क्रॉस किया। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मुझे अब लग रहा है वो ये है कि DIIs आर मैचिंग FIIs ब्लो बाय ब्लो। ये तीनों कहीं ना कहीं ये दर्शा रहे हैं कि दिस मार्केट वांट्स टू गो अप। ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से हम एक कैप में आ गए हैं, एक रेंज में आ गए हैं, बट दिस मार्केट इनहेरेंटली वांट्स टू गो अप, देयर इज बाइंग इंटरेस्ट। तो मैं कहूंगा कि जब तक हम 17,000 और 16,800 का जो जोन है इसको प्रोटेक्ट करके चल रहे हैं, तब तक आप इस मार्केट में लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। आइडियली द बेस्ट थिंग वुड बी फॉर यू टू ट्रेड द रेंज 17,000 17,500 की जो रेंज है उसे ट्रेड करें, लेकिन एक इनहेरेंट स्ट्रेंथ मार्केट में दिख रही है फॉर द फैक्टर्स दैट आई मेंशन्ड जस्ट अ व्हाइल अगो। तो रेजिस्टेंस जो है इस मार्केट का भाई 17,400 से 17,500 के जोन में है। कॉल राइटिंग उसमें देखी गई है। सो मैं कहूंगा भले लाइट पोजीशंस के साथ ही सही, बट स्टे ऑन द लॉन्ग साइड इन दिस मार्केट। इवेंट लोडेड वीक है तो हो सकता है थोड़ी वॉलेटिलिटी बनी रहे। बैंक निफ्टी में भी कल हमने 38,500 का जो बहुत अहम सपोर्ट लेवल है उसको होल्ड किया, वहां से बाउंस किया और 39,000 के ऊपर क्लोज किया है। इससे कहीं ना कहीं बुल्स को डेफिनेटली एक कंफर्ट मिलेगा। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस जोन निकल के आ रहा है दैट इज 39,700 एंड 40,000 का। यहाँ भी मेरी बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी। निफ्टी पे 17,100 का स्टॉप लॉस, 17,400 का टारगेट। बैंक निफ्टी पे 38,700 का स्टॉप लॉस एंड 39,700 का टारगेट। Stay light, but stay on the long side, in the market till we hold the key support zones on Nifty and Bank Nifty both. पर बैंक के मौके ढूंढेंगे। वैशाली तो पहले ही बता चुके हैं कि मार्केट आज साइडवेज रह सकता है, तो मार्केट के लिए क्या रेंज रहेगी आज वैशाली? 17,100 to 17,350 का एक रेंज बनेगा और बैंक निफ्टी का एक रेंज है 38,500 का सपोर्ट और 39,700 इज द रेजिस्टेंस। मुझे बार बार आज अमिताभ बच्चन का ख्याल आ रहा है। इनफैक्ट स्टॉक मार्केट रिलेटेड भी एक वाकया है। वैशाली, शायद आपको याद होगा कि जब अमिताभ बच्चन की कंपनी ABCL जो शायद लिस्टेड भी थी कुछ समय के लिए, वो बैंकरप्ट हुए थे, तो उनकी सहायता बाजार के दिग्गज धीरूभाई अंबानी ने की थी। उनको राय दी थी। वो धीरूभाई के पास गए और उन्होंने पूछा उनसे कि मैं क्या करूं, ऐसा हो गया है मेरे साथ, और उन्होंने उनको ढांढस दिया और उनको राय दी कि तुम अपनी वापस से शुरू करो कंपनी और मेहनत करके। ये बात हम सब ने, मैंने तो एटलीस्ट एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, जियो का या रिलायंस का एक पब्लिक प्लेटफॉर्म था, वहां पे अमिताभ जी ने ये बात सबके सामने रखी थी। और ये कहीं ना कहीं हम सबको एज अ ट्रेडर और इन्वेस्टर भी एक मैसेज देता है कि अगर आपको आगे पहुंचना है तो आप छोटी मोटी अपनी हार से दब नहीं सकते। आपको फिर अपने वॉर्न आउट होने के बावजूद भी वापस उठना है, अपने आप को बटोरना है और अपनी प्रयास जारी रखना है। आपको याद है उन्होंने शायद धीरूभाई का बहुत बड़ा रोल था। वैशाली, आपको याद है? बिल्कुल। सो ये तो लाइफ की फिलॉसफी है, जितनी बार आप गिरो, लेकिन व्हाट इज इम्पोर्टेंट आप कितनी बार उठ सकते हो। सो दैट इज व्हाट, वही तो है अपना शेयर मार्केट भी, कि निफ्टी भले जितना भी नीचे जाए हमें ऊपर तो जाना ही है वापस। इनफैक्ट बाजार जो है इस समय, आज आप डिम्पी पता है एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई है ओवरनाइट। 2008 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस है वो सबको याद आता है क्योंकि वो सबसे खतरनाक था। पूरे वर्ल्ड के मार्केट्स उसके अंदर
मेल्ट कर गए थे। 2008 में बैंक्स का क्या रोल है, इकोनॉमी में क्या रोल है, फाइनेंशियल मार्केट्स में क्या रोल है, इसके ऊपर रिसर्च की थी बेन बर्नांके साहब ने अपने 2 और पार्टनर्स के साथ। एक मिस्टर डगलस थे और एक और थे कोई, तो उनको नोबेल का प्राइज मिला है। काफी $1 मिलियन का होता है, काफी बड़ा प्राइज है, बट उससे ज्यादा बड़ी बात है रिकग्निशन। और ये भी मालूम चला कि खींच के तो फेड ही लाया था बाजार को, तो चेयरपर्सन भी रह चुके हैं। हाँ, वही तो कह रहा हूँ, फेड चीफ रह चुके हैं ये, अभी तो फॉर्मर है। लेकिन 2 और इकोनॉमिक्स के साथ इनको 2008 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी उसमें फेड का जो रोल था और बैंक्स को कैसे बचाया, इस बात पे इनको नोबेल प्राइज मिला है। बढ़िया है, बाजार चलाते रहे, फेड बजाते रहे। लेकिन 2008 का 2022 के बाजार बैंकिंग सिस्टम में अब तो बहुत फर्क आ गया। बट उम्मीद यही हो रही है आज भी कि शायद फेड जो है अब कुछ सहारा दे। लेकिन आप देखो ना, बैंक ऑफ इंग्लैंड ने दिया सहारा, यील्ड्स वहां पे कम डाउन हुई। यूएस का फेड इस बार शायद ओवरडू कर रहा है दूसरी तरफ पे। कल आपको याद है कैथी वुड करके एक बहुत बड़ी इन्वेस्टर है, उन्होंने एक ओपन लेटर लिखा है, हम लेके आएंगे। लेटर से आगे कैथी वुड की कमेंट्री है क्या? हाँ, ये देखिए, ये चार्ल्स इवांस है, फेड चीफ, लेकिन कैथी वुड का एक कमेंट्री हमें चलाया। कैथी वुड एक बहुत बड़ी स्टार्टअप इन्वेस्टर है और आर्कवुड के नाम का एक $multi-billion फंड चलाती हैं। उन्होंने एक ओपन लेटर लिखा है कि आप ओवरडू कर रहा है फेड, ग्रोथ को जो है इंजीनियर कर रहा है ये स्लो डाउन, इन्फ्लेशन की कमर को तोड़ने के लिए। ये है कैथी वुड, सीईओ है आर्क इन्वेस्टमेंट की। इन्होंने कहा है कि फेड की पॉलिसी शायद गलत तरफ जा रही है, ये इनका पर्सनल व्यू है, और ग्लोबल मंदी इंजीनियर हो रही है, बहुत ज्यादा चूड़ी कस रहा है। तो यही बात आ रही है। एनीवेज, यही जो अभी आप बात बता रहे हैं ना, ये फेड के जो ईरान है उन्होंने भी यही बात बोली है। हाँ, उन्होंने इवेंट्स ने भी यही बात बोला है कि हम इन्फ्लेशन तो कम करना चाहते हैं, हमारी प्रोबेबिलिटी भी है इन्फ्लेशन को हम कम कर देंगे, बट वो ये कह रहे हैं कि हमको इस चीज का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ना खराब कर। हाँ, जो ये वर्ड बकायदा उन्होंने लिखा है कि महंगाई को हम पॉजिटिव रुख देखना चाहते हैं। अब आप तीसरी लाइन इसके जिनके दिखाएंगे चार्ल्स इवांस की, महंगाई पर नियंत्रण के वक्त बाजार का ध्यान रखना होगा कि ये स्टेबिलिटी डिस्टर्ब ना हो। इनफैक्ट बहुत बड़े बड़े कमेंट्स और भी आए हैं। आप इनकी बात करें, हमें कुछ दिन पहले आपको याद होगा हम जेमी डिमोंग की बात कर रहे थे, उन्होंने भी यही कहा था कि स्लो डाउन आ जाएगा। आप 6 से महीने में मंदी में चला जाएगा, 6 महीनों में। करेक्ट। क्रिस वुड भी पहले कह चुके हैं। तो ये रिसेशन की तरफ जो फियर्स है, जो बड़ी बड़ी वॉइसेस लगातार तो आ ही रही हैं। इसीलिए आईटी सेक्टर को लास्ट 6 महीने में पीटा गया। अगर आप देखें इसी मंदी की आहट से, और कल जो शॉर्ट कवरिंग आई, टीसीएस के रिजल्ट्स अच्छे हैं, कमेंट्री लेके आते हैं हम आपके लिए टीसीएस की, इन्फोसिस का बायबैक आया। पहले ये आईटी सेक्टर एक बार डिस्कस कर लेते हैं अपने पैनलिस्ट से, उसके बाद हम उनकी कॉल्स लेंगे। सबसे पहले आईटी इंडेक्स की बात करते हैं। वैशाली, आपसे मैं शुरुआत करूंगा। क्या ये एक बीटन डाउन एरिया में चली गई, ये जोन क्या आपको कंफर्ट दे रहा है आईटी इंडेक्स में बाय करने के लिए? I totally agree. देखा जाए तो आईटी इंडेक्स ऑन द होल 26,000 का, जैसे पहले भी अपने चैनल पे बात करी है, 26,000 इज अ वेरी गुड सपोर्ट। और अब मैं ये सपोर्ट एलिवेट करूंगी 26,800 की तरफ, और एक नियर टर्म रेजिस्टेंस आ रहा है 28,200। एक बार हम ये 28,200 लेवल्स को क्रॉस करें तो आई एम लुकिंग एट अ टारगेट ऑफ 29,000 to 29,500। सो इसलिए मेरा रिकमेंडेशन मेरे क्लाइंट्स को है, फ्रंटलाइन स्टॉक्स जैसे कि इन्फोसिस और टीसीएस, काफी समय से हमने ये बाय दिया है जब आईटी इंडेक्स 26,500 26,800 पे टिका था। सो आई थिंक आईटी इंडेक्स ऑन द होल इज बॉटमिंग आउट, इट इज अ बाय ऑन डिप, और ये पोजिशनल आपको यहाँ से 8 से 10% तो मिलना ही चाहिए। एब्सोल्युटली। तो चलिए एक बार आईटी पैक की जब बात हो रही है तो एक बार ट्रेड्स भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि आज इन्फोसिस पर, टीसीएस पर, तमाम दूसरे स्टॉक्स पर क्या ट्रेड बन रहा है। कल हालांकि हम देख रहे थे एक्सपर्ट्स के रडार पर आ रहा था, उन्हें ब्रेकआउट भी दिख रहा था और कई सारी कॉल्स हमने ट्रैक भी किया, लेकिन क्या आज इन्फोसिस, कल एडीआर भी देखें आप कुछ तो लगभग 3.5 से 4% ऊपर दिखा रहा था इन्फोसिस का, आज क्या खुलते सारी आप इन्फोसिस को बाय करने की रिकमेंडेशन देंगे? जी हाँ, बिल्कुल। एंड इन्फोसिस समथिंग दैट आई हैव बीन रिकमेंडिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। 1360 1380 के जो लेवल्स थे, यहाँ से जब से स्टॉक अक्यूमुलेशन जोन में चला गया था, तब से मैं इसको रिकमेंड करते आ रहा हूँ। एंड अब तो जो बायबैक की न्यूज आई है, दैट विल ओनली ऐड फ्यूल टू फायर इन अ गुड वे। तो स्टॉक में अच्छा खासा मोमेंट देखने को मिला। 1450 के इनिशियल टारगेट्स थे जो स्टॉक ने अचीव किए, सस्टेन भी कर रहा है वहां पे। वॉल्यूम्स जरा से स्लाइड हुए हैं, बट दैट इज ओके बिकॉज 1360 1380 के जोन में काफी अच्छा अक्यूमुलेशन देखने को मिला था। सो
नाउ वॉल्यूम्स हल्के से श्रिंक हो रहे हैं, बट नथिंग टू वरी अबाउट। मोमेंटम अब इस स्टॉक में बिल्ड हो रहा है। मैं कहूंगा यहां से भी आप इसको ऐड कर सकते हैं। ट्रेडिंग के लिहाज से ज्यादा दूर नहीं, 1490 के जो लेवल्स हैं, यहाँ पे एक पहला हल्का सा रेजिस्टेंस है, बट वो क्रॉस होते ही स्टॉक एक अच्छी खासी छलांग लगा सकता है टू 1550 लेवल्स। सो मैं कहूंगा इसे आप अभी भी लॉन्ग करके चल सकते हैं। इन्फोसिस, टीसीएस, इनफैक्ट मैं कहूंगा HCL टेक इज नाउ कैचिंग अप। HCL टेक जरा स्लो था टू द पार्टी, बट इट्स नाउ कैचिंग अप, तो उस पर भी बिल्कुल नजर रख सकते हैं। एक इन्फोसिस पर राय रही और बाय की रिकमेंडेशन खुलते ही है और हमारे एक्सपर्ट्स पहले भी दे रहे थे, लेकिन टीसीएस पर आज क्या ट्रेड बनता है? एक बार चलिए टीसीएस पर कुछ ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स भी आई हैं। क्या टारगेट्स आया? सिटी, मैक्वायरी, जेपी मॉर्गन, सबकी रिपोर्ट्स हैं। एक बार इन रिपोर्ट्स को भी वमाक्षी से भी सुनेंगे और फिर एक बार टीसीएस पे ट्रेड भी देखेंगे। वमाक्षी, मॉर्निंग, बताएं कौन कौन सी रिपोर्ट्स है आपके पास टीसीएस पे? जी बिल्कुल प्रियंका, शुरुआत करते हैं हम मैक्वायरी की तरफ से। उनकी तरफ से आउट परफॉर्म की राय आ रही है टीसीएस पर। टारगेट प्राइस रखा है 4150 और ये सारे ब्रोकरेजेस में सबसे हाईएस्ट टारगेट प्राइस है। बर्नस्टीन की बात करें तो इन्होंने भी आउट परफॉर्म की राय बरकरार रखी है, 3850 का टारगेट प्राइस दिया है। सीएलएससी की तरफ से आउट परफॉर्म की राय बरकरार और लक्ष्य रखा है 3450। सिटी की तरफ से हालांकि बिकवाली की राय आ रही है, 2900 का टारगेट प्राइस दिया है। तो ओवरऑल अगर देखें तो काफी पॉजिटिव ब्रोकरेजेस नजर आ रहे हैं। आउट परफॉर्म की राय अधिकतर ब्रोकरेजेस ने दिया, मगर सिटी की तरफ से बिकवाली की राय है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो हम डिटेल्स लेके आते हैं आपके सामने। तो सिटी का मानना है कि टीसीएस ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ जो डिलीवर किया था वो अनुमान से काफी मजबूत था। यूके कारोबार और इंडिया कारोबार में मजबूत ग्रोथ देखने मिली, मगर अमेरिका के कारोबार में थोड़ा गिरावट नजर आई और यूरोप काफी फ्लैटिश था क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। मैक्रो कंसर्न्स अभी भी जारी है, उसी के चलते सिटी ने टीसीएस पर बिकवाली की राय बरकरार रखी। मैक्वायरी ने भी आउट परफॉर्म की राय बरकरार रखी, लक्ष्य का 4150, जैसे कि मैंने पहले भी कहा। और वो इन्फोसिस के बदले टीसीएस को प्रेफर करते हैं, ऐसा मैक्वायरी का मानना है। बर्नस्टीन ने कहा कि डील विंस जो कंपनी ने देखे दूसरे तिमाही FY23 में वो भी काफी मजबूत थे, काफी हेल्दी थे, 8.1 बिलियन पर आए हैं। ईबिट मार्जिन भी इनलाइन थे, 24% पे नजर आए और 90 बेसिस पॉइंट्स का तिमाही दर तिमाही आधार पर ग्रोथ यहाँ पर भी देखने मिला, जिसके चलते बर्नस्टीन ने अपने FY23 और 24 के EPS अनुमान को करीब 1 से 3% तक बढ़ाया है। सीएलएसए का मानना है कि जो टीसीएस के नतीजे थे दूसरे तिमाही के थे वो इन लाइन थे उनके अनुमान के साथ। लॉन्ग टर्म जो डिमांड आउटलुक है वहां पर थोड़ी सॉफ्टनेस नजर आई, मगर काफी कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है मार्जिन मैनेजमेंट में और काफी कंस्ट्रक्टिव भी नजर आ रहे हैं स्टॉक को लेकर। तो अगर हम देखें काफी सारे कॉल्स आए हैं टीसीएस पर, अधिकतर कॉल्स आउट परफॉर्म के हैं। ओके, ठीक है। तो ये अलग अलग रिपोर्ट्स हैं, लेकिन इन रिपोर्ट्स का अगर आप जिस्ट देखेंगे ना, तो जिस भाव पे टीसीएस खड़ा हुआ है और जो रिपोर्ट्स मोटा मोटी आपको टारगेट्स दे रही हैं वो ज्यादातर बड़े टारगेट्स दे रही हैं। जैसे सीएलएसए 3450 कह रहा है, शेयर 3100 है। मैक्वारी 4150 कह रहा है, बर्सेटिन आपको 3850 कह रहा है। हाँ, सिटी को एक मिनट के लिए हम थोड़ा पीछे छोड़ दें तो आपके ज्यादातर टारगेट्स बड़े हैं। और ध्यान होगा कि बायबैक भी इसका 4000 से ऊपर के दाम का था, करीब 4500-4600 का था, तो वो भी वहां तक पहुंचना भी एक बड़ी बात हो जाएगी। एक बार जरा आप मेरे को बताएंगे, खुश किरण माफ कीजिए, आप जरा देख के बताइए टीसीएस में आज पोजीशंस कैसी ली जाए। एक राइडर में डाल देता हूं, मान लीजिए आज एक गैप के साथ खुला तो फिर क्या करना चाहिए? खुल सकता है गैप के साथ। सो टीसीएस का भी जिस तरह से चार्ट है, क्लियरली एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट और ब्रेकआउट के लेवल के आसपास ही कल की क्लोजिंग है। 3120 3130 का एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस है, उसके आसपास की क्लोजिंग है। अगर आज ये गैप ओपन करता है और 3140 के ऊपर इनफैक्ट ये गैप ओपन होता है तो क्लियरली ये ब्रेकआउट विद गैप होगा, जो एक पॉजिटिव साइन है। दूसरी तरफ आप सेम डेली चार्ट के ऊपर देखोगे तो 3230 से 3140 का एक गैप क्रिएटेड ऑलरेडी है। सो 3140 के ऊपर अगर ये ओपन होता है तो सस्टेन भी होता है, तो हमारा कंडीशनल बाय रहेगा 3140 के ऊपर का, और जो टारगेट रहेगा वो 3220 3230 का रहेगा। सो डेफिनेटली अगर गैप के साथ ओपन करता है या तो फिर 3140 ड्यूरिंग द मार्केट टाइम क्रॉस करता है तो हमें बाय करके चलना चाहिए। 100 रुपए तक की अपसाइड हमें लग रही है और 3100 का एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे। ओके, ठीक है। तो टीसीएस पे आपको मिल गया 3140 के अगर ऊपर खुलेगा तो नया ब्रेकआउट का कैंडिडेट हो जाएगा। आपका कन्विक्शन और भाव दोनों ही आपको ऊपर की तरफ लेके जाते हुए दिखेंगे टीसीएस के अंदर। और इन्फोसिस पे ध्यान रखिएगा, इसमें बायबैक का ट्रिगर के साथ नंबर आएंगे इसके। आगे बढ़ते हैं। इस बीच हमारे साथ संजीव होता भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आप एक काम कर लीजिए, अपने जरा ट्रेडिंग कॉल्स के जो आज का काम है उसको नोट कर लीजिए अच्छे से। और खुश से करते हैं शुरुआत आज की पहले ट्रेडिंग कॉल्स की। खुश, जरा बताइए आज की कॉल्स कौन सी है?
जी हाँ डिम्पी, दो कॉल्स हैं मेरी, दोनों ही ऑन दी बाय साइड हैं। पहला है टिमकेन स्टॉक के बारे में पहले काफी बार हमने चर्चा की है। 3500 के लेवल्स तक ये स्टॉक गया था, मार्केट के साथ इस पे हमने करेक्शन देखा है। अपने 50 डे एवरेज के नीचे 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्लाइड होके एक अच्छा खासा बेस बनाया स्टॉक ने 2800 2900 की जो जोन है इसके आसपास। फिर जो हमने रिबाउंड देखा है, ये एक नई रैली की शुरुआत है। स्टॉक बहुत कंफर्टेबली अपने अपने एवरेजेस के ऊपर अब ट्रेड कर रहा है, मोमेंटम भी अच्छा है इसमें। एंड ऑन द डेज व्हेन द स्टॉक इज सीइंग अ बिग स्पाइक, उसमें वॉल्यूम भी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। सो यहां से टिमकेन पे ट्रेडिंग के लिहाज से बाई की सलाह रहेगी। 3350 का टारगेट, 3190 का स्टॉप लॉस, पोजिशनली होल्ड करेंगे तो 3500 के लेवल्स फिर से स्टॉक पे देखने मिल सकते हैं। जो मेरा दूसरा स्टॉक है दैट इज शांति गियर। अगेन इस स्टॉक में हमने बहुत ही स्टुपेंडस रैली देखी है फ्रॉम अबाउट जून ऑनवर्ड्स। जो ब्रेकआउट दिया है स्टॉक ने उसको बहुत अच्छा फॉलो थ्रू देखने मिल रहा है। एंड इट हैज ऑलमोस्ट बिहेव्ड इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट द मार्केट इज डूइंग। पिछले कुछ दिनों से जहां मार्केट में नरमी देखी गई, वहां पे स्टॉक में अच्छी खासी बढ़त देखी गई है। तो ये एक साइन है वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेटिव स्ट्रेंथ का, काफी मजबूती स्टॉक में देखने मिल रही है। ये हम कंटिन्यू एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रैली जो है कंटिन्यू रहेगी टिल 390 ऑन एन इमीडिएट बेसिस। एंड यहाँ जो स्टॉप लॉस निकल के आएगा आपका वो है 345 का। ठीक है, तो आपके दो स्टॉक्स हैं और आप बिल्कुल वीक मार्केट में भी शांति गैस लगातार परफॉर्म कर रहा है। टिमकेन इंडिया ये आप पहले भी रेकमेंड कर चुके हैं, तो दो स्टॉक्स आपकी तरफ से। वैशाली, आपकी तरफ से क्या होंगे आज की रिकमेंडेशन? से जो टेक्निकली काफी वेल प्लेस्ड है, सो 485 के स्टॉप लॉस के साथ 550, और दूसरा है LTTS 3600 3550 का स्टॉप लॉस, और ट्रेडिंग ये स्ट्रेटेजी रहेगी 3700 के टारगेट के लिए। का नाम मिस हो गया, आपने क्या नाम लिया? LTTS। ठीक है, ऑल राइट। तो LTTS वैशाली का एक स्टॉक LTTS है और दूसरा स्टॉक है, अच्छा आप एक ही स्टॉक दे रही हैं, बाकी आपकी इंडेक्स पर रहा है। ठीक है, किरण आपकी क्या रिकमेंडेशन होगी? सो हमारी 3 कॉल रहेगी। कॉल ऑफ द डे रहेगा हमारा सन टीवी। मीडिया के अंदर हम देख रहे हैं कि काफी अच्छे स्टॉक्स ब्रेकआउट हम देख रहे हैं। जील एंटरटेनमेंट ऑलरेडी चल चुका है, इवन सन टीवी भी नीचे के लेवल से काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे चुका है। ओवरऑल डेली चार्ट के ऊपर हम देखेंगे तो एक असेंडिंग ट्रायंगल ब्रेकआउट है, साथ ही साथ फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट है। कल मार्केट देखा था गैप डाउन हुआ था, फिर भी ये स्टॉक में स्ट्रेंथ बनी हुई थी। सो ओवरऑल रिलेटिव स्ट्रेंथ के हिसाब से भी स्टॉक काफी अच्छा पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है। 535 के आसपास की क्लोजिंग हमें लॉन्ग करके जाना चाहिए। 560 का हमारा टारगेट रहेगा और 540 एज अ स्टॉप लॉस में मेंटेन करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो कॉल है वो आईटी के अंदर से KPIT। लास्ट वीक से हम इसको सजेस्ट करके आ रहे हैं 620 630 के लेवल से, अभी 680 670 के बीच में ये ट्रेड कर रहा है। ओवरऑल यहाँ पे देखोगे तो एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है डेली चार्ट के ऊपर, और वॉल्यूम भी काफी हायर हो रहे हैं। सो 680 670 की जोन में हम बाय करके जाएंगे। 710 का हमारा टारगेट रहेगा एंड 659 एज अ स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है। लास्ट जो कॉल रहेगा वो मेट्रोपोलिस का है। मेट्रोपोलिस भी हम 1500 से रिकमेंड करते आ रहे हैं। ओवरऑल ऊपर में 1600 ये स्टॉक टच करके आया है। वापस अपने प्रीवियस ब्रेकआउट जो है 1530 उसको कल रीटेस्ट किया और 1550 के आसपास की क्लोजिंग है। यहाँ पे भी हम देखेंगे तो डबल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट है, रीटेस्टिंग सक्सेसफुली दूसरी बार भी हो चुका है। सो 1530 के स्टॉप लॉस से 1610 के टारगेट के लिए हम मेट्रोपोलिस भी बाय रिकमेंड दे रहे हैं। ओके, आइए संजीव होता को भी शामिल करते हैं अपनी बातचीत में। संजीव, आज हम आपसे पहला सवाल ये नहीं पूछेंगे बाजार पे, हम आपसे ये जानना चाहेंगे आपका अमिताभ बच्चन का फेवरेट डायलॉग कौन सा है? आज अमिताभ बच्चन का 80 बर्थडे है, 80 इयर्स के हो गए। हम आप सबके चहेते अमिताभ जी, जरा अमिताभ जी की एक डायलॉग से शुरुआत करिए जो आपका फेवरेट हो। बहुत सारे फेवरेट है, वही है ऑल टाइम फेवरेट, लेकिन दीवार से ही है जो सबको पसंद है। मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। फेंके हुए पैसे, लेकिन बाजार में कुछ लोग जो है फेंके हुए टिप्स ले लेते हैं, ये नहीं करना चाहिए उनको। इज्जत से अगर कोई शेयर करे स्टॉक आइडिया, अपना दिमाग लगा के फिर काम करे, किसी से फेंकी हुई टिप भी नहीं लेनी चाहिए। क्यों संजीव जी? ये बताइए कि सीमेंट स्पेस में काफी खबरें आ रही हैं। कल हमने एक स्टोरी ब्रेक की कि जेपी ग्रुप का सीमेंट बिजनेस अदानी खरीदेंगे। आज दुनिया भर के पेपर्स ने उसको पिक किया। कल एक शाम को ट्रांजैक्शन आया इंडिया सीमेंट का। इंडिया सीमेंट के वैल्यूएशन और अंबुजा सीमेंट जो अब अदानी के सीमेंट ग्रुप का व्हीकल बन गया है, कैसे देखते हैं आप? उसके सामने अल्ट्राटेक क्या चीप लग रहा है वैल्यूएशन पे? क्या वहां बेट लेनी चाहिए? डेफिनेटली अजय, मुझे लग रहा है कि अल्ट्राटेक अभी भी अगर वैल्यूएशन पैरामीटर्स देखें और कैपेसिटी, अभी के कैपेसिटी को लेकर देखें तो अभी भी मुझे
रिलेटिव वैल्यूएशन की वजह से डेफिनेटली अल्ट्राटेक मुझे ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल लग रहा है एज कम्पेयर टू अंबुजा, और हमारे यहाँ पे टॉप पिक भी है सीमेंट सेक्टर में। हालांकि इस पे एक बात कहना चाहूंगा कि अंबुजा जिस तरह के उनके बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक और एग्रेसिव टारगेट है उसको नकारा नहीं जा सकता ये लेवल पे भी। और अदानी ग्रुप का स्टॉक है और हमने देखा है कि अदानी ग्रुप का प्रीमियम ही चलता है सब स्टॉक, तो डेफिनेटली अंबुजा मुझे लग रहा है कि जो प्लान्स उनके हैं आने वाले सालों पे अगर उन्होंने प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर दिया तो यहाँ से भी अच्छा खासा रिटर्न वहां पे मिल सकता है। लेकिन एट प्रेजेंटली अगर सिर्फ रिस्क रिवॉर्ड की और वैल्यूएशन की बात करूं तो अल्ट्राटेक ज्यादा अच्छा लग रहा है अंबुजा से। राइट, एब्सोल्युटली। तो ये अल्ट्राटेक सीमेंट स्पेस पर जिस तरह की न्यूज फ्लो आ रहा है उस पर एक अल्ट्राटेक सीमेंट पर आप रिएक्शन दे रहे थे, लेकिन आज तीन बड़े स्टॉक्स कौन से हैं, तीन बड़े स्पेसेस जिस पर नजर होंगी? त्रिमूर्ति स्टॉक्स शरद लेकर आए हैं, उनसे पहले समझ लेते हैं। शरद बताएं। जी बिल्कुल, सबसे पहले फोकस में रहने वाला इंडिया सीमेंट्स, और वो जो अपनी जो मध्य प्रदेश की जो लाइमस्टोन की एसेट्स है वो 477 करोड़ की जो डील पे जो है वो JSW सीमेंट्स को बेचेंगे। अभी पूरी इंटायर स्टेक की बिक्री होने वाली है और 120 करोड़ का लोन जो है आपके JSW सीमेंट जो है इस यूनिट का भी जो है उठाने वाले हैं। तो ओवरऑल एंटरप्राइज जो डील हुई है वो लगभग 600 करोड़ की हुई है और इंडिया सीमेंट्स को लगभग 374 करोड़ रुपीस का कंसिडरेशन ऑलरेडी मिल चुका है और बाकी 100 करोड़ जो एक बचते हैं वो जो है ईयर एंड तक मिल जाएंगी। अब उसके अलावा जो है नेट डेट की बात करें तो वो जो है डील के बाद जो है लगभग 2700 करोड़ हो जाएगी इंडिया सीमेंट्स की, लगभग इसको कह सकते हैं 8 गुना उनकी जो है एबिटा लेवल्स को लेके है। दूसरा स्टॉक फोकस में रहेगा वेदांता। यहाँ पे आज इम्पॉर्टेंट मीटिंग है जहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर्स मीट करने वाले हैं, जहाँ पे वो शेयर होल्डर वैल्यूज़ पे जो है फोकस करने वाले हैं और आपके जो ट्रांसफ़र होने वाली है फंड्स उसके ऊपर अप्रूवल रहेगी कि जनरल रिजर्व से रिटर्न अर्निंग। इसका मतलब इम्पैक्ट यही है कि कंपनी स्पेशल डिविडेंड अनाउंस कर सकती है और लगभग 12,500 करोड़ रुपए जो है अभी रिजर्व्स में है। और ऑलरेडी अगर देखा जाए तो वित्त साल 2023 में जो है ऑलरेडी 51 रुपीज़ का डिविडेंड दे दिया गया और ऑलरेडी 16% डिविडेंड जो यील्ड होती है सालाना वो ऑलरेडी देखने मिल रही है। तीसरा स्टॉक फोकस में रहेगा कार्बोरंडन यूनिवर्सल। अब यहाँ पे मैनेजमेंट मीट हुई थी और यहाँ पे टेक अवेज में इंपॉर्टेंट बात ये है कि डिमांड सिनारियो जो है अभी स्ट्रॉन्ग है ओवरऑल सारे सेक्टर्स में। अगर आप ऑटो ले लीजिए, मैन्युफैक्चरिंग ले लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर ले लीजिए और इसके अलावा जो है मार्जिन भी जो है आगे जाते हुए एक्सपैंड करने वाले हैं क्योंकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो है किक इन कर रहा है। इसके अलावा जो सिलिकॉन कार्बाइड की जो सेमीकंडक्टर होती है और जो PLI स्कीम आया सेमीकंडक्टर के उसके लिए एक इंक्रीमेंटल डिमांड जो है आगे बढ़ सकता है। और कंपनी ने लास्टली एक चीज़ और कहा है कि जो उनकी रशियन आर्म है उनको कोई ज़्यादा मेजर सैंक्शंस जो है यूरोपियन नेशन से नहीं मिला है। ओके, ठीक है। तो तीन अहम शेयर बताए, तो कार्बोरंडम यूनिवर्सल और साथ ही साथ वेदांता और तीसरे शेयर में आपको इंडिया सीमेंट के बारे में शरद जानकारी दे रहे थे। लेकिन वेदांता के बारे में एक और जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है, थोड़ी रिसर्च करके मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ी हैं कि इनकी आज जो बैठक होने वाली है बोर्ड की उसमें डिविडेंड का अनाउंसमेंट हो सकता है, स्पेशल डिविडेंड का। आशीषा मेरे साथ जुड़ रही है, आपको पूरी जानकारी दे रही है और उसके बाद हम फिर समझ लेंगे संजीव से कि इसके क्या मायने निकले। आशीषा जरा बताएं, इसकी जानकारी दें। जी हाँ, वेदांता के शेयर होल्डर्स की आज मीटिंग शेड्यूल की गई है शेयर होल्डर्स की अप्रूवल लेने के लिए। 12,500 करोड़ का जो फंड है जनरल रिजर्व में वो कंपनी ट्रांसफर करना चाहती है रिटेन्ड अर्निंग्स में। इसका मतलब ये होगा कि एक बार कंपनी को अप्रूवल मिल जाएगी उसके बाद कंपनी स्पेशल डिविडेंड अनाउंस कर पाएगी ये 12,500 करोड़ के बैलेंस से। 12,500 करोड़ के बैलेंस को पर शेयर में कन्वर्ट करें तो अराउंड 33.5 रुपीज पर शेयर के आसपास आता है टैक्स बेनिफिट टैक्स कंसिडरेशन को एक्सक्लूड करने के बाद। डिविडेंड हिस्ट्री की बात करें तो कंपनी ने FY 22-23 में ऑलरेडी 51 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस कर दिया है, जिसका मतलब ये होता है कि 16.5% के आसपास डिविडेंड यील्ड आता है। FY 22-23 का 51 रुपीज पर शेयर डिविडेंड ऑलरेडी FY 21-22 डिविडेंड से ज्यादा है। कंपनी ने 21-22 में 45 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड दिया था वर्सेस 51 रुपीज जो कंपनी ने ऑलरेडी इस ईयर अनाउंस कर दिया है। इसके अलावा कंपनी को ये अप्रूवल मिलने के बाद शायद कंपनी एडिशनल डिविडेंड भी डिक्लेयर कर सकती है। कंपनी की डेट और कैश बैलेंस की बात करें तो कंपनी के पास अराउंड 34,000 का कैश है बुक्स में और 28,000 करोड़ के आसपास कंपनी के पास अभी डेट है। तो आज कंपनी की ये शेयर होल्डर मीटिंग इसलिए है कि कंपनी ये जनरल रिजर्व रिटेन्ड अर्निंग्स में ट्रांसफर कर सके और उसके बाद शायद कंपनी स्पेशल डिविडेंड अनाउंस कर सकती है।
संजीव, वेदांता तो एक डिविडेंड पेइंग मशीन बन गया है वो स्टॉक, क्योंकि एक तरफ तो वेदांता जैसी कंपनीज इंटरनेशनल मेटल प्राइसेस के हिसाब से चलती हैं, लेकिन दूसरी तरफ क्योंकि वेदांता का प्रमोटर होल्डिंग काफी ज्यादा है, एक रेगुलर हेल्दी डिविडेंड का डोज मिलता रहता है यहां से। इस भाव पे आपको कैसा लग रहा है 300 रुपए के भाव पे? मेटल सेक्टर में मैं नेगेटिव ही व्यू है मेरा, तो फंडामेंटली तो मुझे खास पसंद नहीं है वेदांता, ना कि कोई कंपनी मेटल सेक्टर में। लेकिन आपने सही बोला कि एक डिविडेंड पेइंग मशीन बन चुका है और 70% होल्डिंग है मैनेजमेंट का, प्रोमोटर का इनफैक्ट, तो डेफिनेटली दे वुड लाइक टू गेट मोर डिविडेंड आउट ऑफ दिस कंपनी। और ये तो कंपनी लॉ में एक चेंजेस हुआ तो उसकी वजह से उन्होंने जनरल रिजर्व से अब रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर किया, ट्रांसलेट इनटू 33 to 35 रुपीज पर शेयर। लेकिन ये कितना देगा वो इम्पोर्टेंट रखता है। हालांकि हर साल हमने देखा है कि हिंदुस्तान जिंक से जितना मिलता है वो मोस्टली ट्रांसफर हो जाता है डिविडेंड में, तो ये जो 33-35 रुपीज का ये जो रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर होगा उससे कितना मिलेगा वो देखना जरूरी होगा, क्योंकि आज तो बोर्ड बैठक है कि निर्णय लेने के लिए आने वाले दिनों में पता चलेगा कि कितना स्पेशल डिविडेंड आने वाला है। लेकिन डेफिनेटली अच्छा ही आना चाहिए, क्योंकि तो हमने देखा है कि प्रोमोटर अच्छा ही डिविडेंड निकालता है कंपनी से। ऑलराइट, ठीक है, एब्सोल्युटली। तो आप इसे अवॉइड करने की यहाँ रिकमेंडेशन दे रहे हैं, लेकिन इस बीच कुछ और स्टॉक्स भी देख लेते हैं जहां पर ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स वमाक्षी के पास है। वमाक्षी हमारे डिलीवरी पे रिपोर्ट लाई है और कुछ और रिपोर्ट्स भी हैं। वमाक्षी बताएं क्या रिपोर्ट्स है आपके पास? जी बिल्कुल, शुरुआत करती हूँ मैं कोटक बैंक के साथ। CLSA की तरफ से एक रिपोर्ट आ रही है, उन्होंने आउट परफॉर्म की राय बरकरार रखी, लक्ष्य का 2100 प्रति शेयर का। मैनेजमेंट काफ़ी फोकस्ड है ग्रोथ को लेकर। कोटक की जो ब्रांच और लाइबिलिटी एफिशिएंसी है वो अन्य पीयर्स से बेहतर है, मगर वो ग्रैन्युलैरिटी मेट्रिक्स पर अपने पीयर्स को लैग करता है। ग्रोथ आउटलुक भी काफ़ी मजबूत नजर आ रहा है कोटक बैंक के लिए, जिसके चलते CLSA ने कोटक बैंक पर आउट परफॉर्म की राय बरकरार रखी, लक्ष्य का 2100 प्रति शेयर का। और आखिर में फोकस करते हैं हम डिलीवरी पर। मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आ रही है, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक्सप्रेस पार्सल वॉल्यूम्स में अच्छी ग्रोथ नजर आएंगी। 192 मिलियन पर आने की उम्मीद है सेकंड क्वार्टर में। 26% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ और 42% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देख सकते हैं एक्सप्रेस पार्सल वॉल्यूम्स में। इसके अलावा नंबर्स जो हमें अच्छे दिखेंगे वो शायद फेस्टिव सीजन की सेल से अच्छा बूस्ट मिलेगा। स्ट्रॉन्ग इंप्रूवमेंट इन ग्रॉस मार्जिन भी दिख सकती है, 16.8% पर थे पहले तिमाही में और वो अब बढ़कर हो सकते हैं 21%। मगर इसके बावजूद स्टॉक अपने पीयर्स के मुकाबले एक सिग्निफिकेंट वैल्यूएशन पे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अलग अलग ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स थी अलग अलग स्टॉक्स पे, इसमें डिलीवरी पे मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है। हालांकि टिपिकली रिपोर्ट्स थोड़े बड़े टारगेट के साथ हैं, लेकिन अगर आप इसमें ट्रेडिंग या पोजिशनल को सौदा लेना चाहते हैं तो किरण एक बार जरा आप डिलीवरी का चार्ट खोलिए। डाटा लिमिटेड हो सकता है बट आप उससे अच्छे से जज कर लेंगे, पूरा यकीन है हमें। जरा बताइए क्या करना है इसमें। की अगर हम बात करें तो स्टॉक प्राइस की अगर हम बात करें तो इतना लुक्रेटिव कोई चार्ट हमें दिख नहीं रहा है। ओवरऑल जिस तरह के चार्ट हमें दिख रहे हैं यहाँ पे, सो डेली चार्ट के ऊपर एक रेक्टेंगल पैटर्न के अंदर घूम रहा है। ऊपर में कहीं ना कहीं 600 से लेके 610 का एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। नीचे में अगर हम देखें तो 560 550 एक अच्छा सपोर्ट है। 2 दिन पहले एक रिवर्सल कैंडलस्टिक्स पैटर्न बनी थी, लेकिन अगेन 600 के ऊपर ये स्टॉक सस्टेन नहीं हुआ। सो विद इन दिस रेंज है, सो या तो नीचे में कोई सपोर्ट के आसपास हमें मिलता है 550 के आसपास तो आप बाय अटेम्प्ट कर सकते हैं, या तो फिर 610 के ऊपर निकले उसके बाद, अदरवाइज वेट एंड वॉच कीजिए। ठीक है, विशाली कोई बैंकिंग काउंटर आज आपकी लिस्ट में है क्या? कल एक्सिस बैंक की बहुत अच्छी क्लोजिंग हुई थी। आज हालांकि रिपोर्ट कोटक को लेकर आई है, लेकिन कोटक और एक्सिस दोनों में से कोई एक चुनना हो तो क्या आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा? आई थिंक कोटक वुड बी अ फेवरेबल बाय, बिकॉज कल ही हमने देखा एक्सिस बैंक, हमने सुबह ही कल देखा था एक 750 लेवल्स पे एक सपोर्ट आया था और वहां पे एक अच्छी बाइंग दिख रही थी। सो नियर टर्म 770 का रेजिस्टेंस है, वेयर एज कोटक चला नहीं है। सो ये लेवल सही रहेगा एक 100-150 पॉइंट्स के रन अप के लिए। तो आपको यहाँ कोटक बैंक पसंद आता है और इनफैक्ट कोटक बैंक पर अभी आप CLSA की भी एक रिपोर्ट वमाक्षी भी बता रही थी कि आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग है वहां पर और 2100 तक का टारगेट है और ESG की मजबूती पर फोकस, ये एक ट्रिगर पॉइंट लगता है मेजर जो ड्राइवर्स रहेंगे इस रिपोर्ट के लिए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, कुछ और स्टॉक्स भी देख लेते हैं जहां पर आज एक्शन हो सकता है। त्रिमूर्ति स्टॉक्स में हमने इंडिया सीमेंट्स की भी बात की, क्योंकि इंडिया सीमेंट्स और कल हमने देखा था कि JSW स्टील
जेएसडब्ल्यू ग्रुप के स्टॉक्स में भी मोमेंटम था। अपने मध्य प्रदेश के जो लाइमस्टोन एसेट्स हैं उसमें पूरी हिस्सेदारी बेच रही है और जेएसडब्ल्यू सीमेंट को इंडिया सीमेंट्स बेच रही है। ऑलरेडी अच्छे खासे मूव दिखा चुका है इंडिया सीमेंट्स, लेकिन क्या आज भी मोमेंटम बाकी रह सकता है? अभी प्री ओपन में हालांकि देखेंगे कि इतना कितना अप हुआ। कल ऑलमोस्ट ये फ्लैट था, सारे सीमेंट काउंटर्स में इनफैक्ट मूव थी। अंबुजा हो, एसीसी हो, इंडिया सीमेंट भी कमजोर बाजार में कम से कम फ्लैट टू पॉजिटिव कारोबार कर रहा था। क्या इन लेवल्स पर भी बाइंग के मौके ढूंढने चाहिए किरण, या फिर ऑलरेडी तेजी आ चुकी है स्टॉक में? इंडिया सीमेंट की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली अभी जिस तरह जहां पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है हमें बाइंग के मौके ढूंढने चाहिए। ओवरऑल सीमेंट सेक्टर के अंदर भी हमें तेजी लग रही है। सो इंडिया सीमेंट के अंदर जिस तरह के चार्ट पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है, रिसेंटली जो ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था 230 के आसपास, उसके बाद स्टॉक में एक अच्छी सी तेजी आई, 300 तक गया, वापस वहां से फॉल होके उसका जो प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल था 230 के आसपास, वहां उसने रीटेस्टिंग किया है, जहां पे 20 डेज मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी था, मल्टीपल बुलिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न भी दिख रही है। और लास्ट 3-4 दिन में आप देखोगे तो उसका जो वॉल्यूम है वो कंटिन्यूअसली एवरेज 20 दिन के वॉल्यूम के ऊपर हो रहा है और वापस उसका मोमेंटम इंडिकेटर अभी बुलिश जोन के अंदर है। सो डेफिनेटली कोई भी डिप आता है मेरे हिसाब से तो करंट मार्केट प्राइस से हमें लॉन्ग करके जाना चाहिए। 260 से लेके 270 इज द वेरी गुड डिमांड जोन, यहाँ पे हम एक्यूमुलेट भी कर सकते हैं। एक पोजिशनल स्टॉप लॉस आप 250 के नीचे का रखिए और ऊपर में वी आर एक्सपेक्टिंग जो प्रीवियसली जो हाई बनाया था 300 का, और जैसे ही 300 का हाई क्रॉस होता है उसके बाद एक बड़ी सी रैली लाइक अंबुजा सीमेंट जैसी रैली भी इंडिया सीमेंट में एक्सपेक्टेड है। सो इंडिया सीमेंट इज वेरी गुड ट्रेड, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी 250 के नीचे के स्टॉप लॉस भी डिस्कस कर चुके हैं कि कई सारे मिड कैप और स्मॉल कैप टियर सीमेंट प्लेयर्स हैं जहां पर बिग प्लेयर्स से बाय आउट की न्यूज हो सकती है, केस बनता है, कैंडिडेट बनते हैं, उनमें इंडिया सीमेंट, हिडलबर्ग सीमेंट, सांगी जैसे कई सारे स्टॉक्स हैं। और इनफैक्ट इंडिया सीमेंट से जितना भी अमाउंट निकलेगा इसे डेट रिडक्शन में यूज करेगा। उनका जो डेट होगा, डील के बाद जो डेट रहेगा वो सिर्फ 2700 करोड़ का रह जाएगा, लगभग 480 करोड़ रुपए का रियलाइजेशन इंडिया सीमेंट्स को यहां से मिलेगा। तो सीमेंट टाइप में अभी हम इनफैक्ट संजीव से एक बार बात करते हैं। जी, अल्ट्राटेक सीमेंट में तो आपने राय दी, लेकिन इस मिड स्पेस सीमेंट स्पेस में आपको क्या पसंद आता है? इंडिया सीमेंट जैसे काउंटर या फिर जो दूसरे कंटेंडर्स जो रेस में चलते हैं, हिडलबर्ग जैसे, कुछ और स्टॉक्स भी हैं जैसे सांगी, इनमें से कुछ पसंद आता है आपको? सीमेंट सेक्टर पोस्ट अंबुजा डील जो हुआ था एसीसी अंबुजा और अदानी का, उसके बाद तो बहुत ही सिग्निफिकेंट रनअप हुआ है एंटायर मिड कैप स्पेस में। तो एक्सपेक्टेशन ये है कि इंडस्ट्री कंसोलिडेशन की तरफ बढ़ रहा है तो ये सारे कंपनी एक्वायर हो जाएंगे। तो वैल्यूएशन तो बहुत ही भाग चुके हैं इन द नियर टर्म, लेकिन अभी अगर दो कंपनी की बात करूं तो मुझे अभी भी ठीक ठाक लगते हैं फ्रॉम अ इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव। वो है जेके लक्ष्मी सीमेंट और एक है डालमिया भारत। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अभी भी रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है और ये लेवल पे अभी भी बाय किया जा सकता है फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव। इंडिया सीमेंट को मैं बोलूंगा कि अभी अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ज्यादा इसमें अपसाइड बचा नहीं है, जो एक्सपेक्टेशन था ऑलरेडी प्राइस में दिख रहा है। तो बेटर टू बाय जेके लक्ष्मी सीमेंट और डालमिया भारत एट करंट लेवल। इस बीच कुछ ब्लॉक डील्स हो रही हैं, आप नीचे ना अभी वो देखेंगे सारे के सारे पॉइंट्स। मैं आपको उन कंपनीज के नाम बता देता हूँ, टिकर टीम वो डाल देगी नीचे कि प्री ओपन मार्केट में जो ब्लॉक्स लगते हैं वो सब है। आईसीआईसीआई बैंक में लग रहा है, एक सन फार्मा में होगा, एक आईटीसी में होगा और एक एसबीआई में होगा। इन चारों शेयर बड़े शेयर हैं, अभी आपको नीचे टिकर पे लिखे हुए आ जाएंगे। एक बार जरा इसमें से एक सन फार्मा स्टॉक लेते हैं। संजीव, एक बार आप ही जरा देखेंगे सन फार्मा। मैं इसके दो पॉजिटिव पॉइंट्स देखता हूँ। पहला एक डिफेंसिव है, जब मार्केट में थोड़ा कंफ्यूजन हो तो डिफेंसिव शेयर्स में आना चाहिए। ये फार्मास्यूटिकल्स के इस शेयर ने तो प्रूव किया, पहला पॉइंट। दूसरा, इनका ना एक मेजर बयान ये आया है कि हमारा जो यूएस वाले मैटर्स है ना, जो लिटिगेशन चल रहे थे, उसको हम सेटल कर रहे हैं। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यूएस का बिजनेस भी कम नहीं होगा और प्रॉब्लम भी सॉल्व हो रही है। तो ये 1100 तक का पहुंच जाने वाला भाव है, तो अगर है तो क्या इसको अभी भी लिया जा सकता है? बात सन फार्मा हमेशा से मेरा टॉपिक रहा है और ये जिस तरह के इसके स्पेशलिटी बिजनेस में लॉन्चेस हैं और जिस तरह के इसको एक्सेप्टेंस मिल रहा है यूएस में, तो इनका जो जेनरिक ड्रग प्राइसिंग इरोजन है उससे ज्यादा इसको फर्क पड़ेगा नहीं सन फार्मा को। और बहुत सालों के बाद एक मोमेंटम देखने को मिला है सन फार्मा में, तो अभी ये लेवल से ही बाय करना चाहिए, बोथ ऑन ए पोजिशनल पर्सपेक्टिव एंड इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव। यहाँ से भी अच्छा खासा आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है, तो ये टॉप पिक रहेगा सन फार्मा में। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे वैल्यूएशन को लेकर या बिजनेस को लेकर कोई भी शंका रहनी चाहिए। वैल्यूएशन बहुत ही अट्रैक्टिव है करंट लेवल पे।
ओके ठीक है, तो एक सन फार्मा पे अट्रैक्टिव लेवल, और संजीव सन फार्मा के बारे में ना बोले ऐसा हो नहीं सकता, इसलिए हमने जान के आपसे सवाल पूछा। आपका बहुत लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है, इसको ट्रैक करने का मेरे को अच्छे से पता है, इसलिए मेरे को लगता है कि आप बिल्कुल राइट कैंडिडेट थे जिसपे आप कह रहे हैं कि इसमें बाय करके आगे चल सकते हैं। फिलहाल मार्केट तो अपनी कोशिश कर ही रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सेटल यहाँ पे करने की। इस बीच हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ रहे हैं। अब आपको कुछ इन्वेस्टमेंट और फंडामेंटल कॉल भी होते हैं, और हमारे साथ आज रजत शर्मा जुड़ रहे हैं सना सिक्योरिटीज के। रजत जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। वैसे मैं आपका ना स्वागत किसी और तरीके से करना चाहता था। मैं स्वागत आज ये करना चाहता था, अमिताभ बच्चन के कई सारे डायलॉग हैं कि आज भी मैं गिरे हुए पैसे नहीं उठाता, और जो दीवार का है आज खुश तो बहुत हो गए तुम, क्योंकि SGX निफ्टी भले ही नीचे है लेकिन हम हरे निशान में बंद होते हैं। कुछ ऐसे डायलॉग के साथ मैं आपका स्वागत करना चाहता था, क्योंकि आज अमिताभ बच्चन जी का जन्मदिवस है और 80 साल के हो रहे हैं। आप मूवी देखते हैं सर? नहीं, मैं बिल्कुल देखता हूँ, और ये मूवी जिसका आप डायलॉग कह रहे हैं मैंने देखी भी है, मेरी वन ऑफ माय फेवरेट मूवीज रही है। बट अमिताभ बच्चन से कंपेयर नहीं किया जा सकता, ना मुझे ना किसी और को। वो उनकी हेल्थ ठीक रहे और खुश रहे। इट्स विश हिम गुड हैप्पी बर्थडे। ओके ठीक है, तो रजत एक चीज मेरे को बताइए, क्योंकि आप मूवीज उनको देखते भी है, उनको आपने अच्छे से मतलब उनकी मूवीज के कुछ मतलब कहते हैं ना जैसे सार लेना, वैसे देख के कुछ शेयर्स निकाले? हाँ बिल्कुल, मेरा आज का टॉप फंडामेंटल पिक बिल्कुल बहुत ही एक दिग्गज अमिताभ बच्चन जैसा ही शेयर है, विच इज अभी लोगों को बोरिंग लग रहा होगा, ITC। बिकॉज अगर आप देखें इसके सारे ही बिजनेस सेगमेंट्स बहुत फिनोमिनल स्पीड पे ग्रो कर रहे हैं, और अभी ये जो रिसेंट इसकी करेक्शन हुई है इसमें एक चीज तो पता लग गई कि वीकर हैंड्स, कमजोर हाथ निकल रहे हैं शेयर से, क्योंकि ये शेयर गिर नहीं रहा है और साल के शुरू से अब तक कोई 50% बढ़ चुका है। इनका जून क्वार्टर का अर्निंग्स अगर आप देखें तो 40% ओवरऑल अर्निंग ग्रोथ हुआ था, और सारे पांचों बिजनेस सेगमेंट्स में बहुत ही फिनोमिनल ग्रोथ था। तो मुझे नहीं लगता कोई भी वजह ऐसी है जिसमें आगे अगले क्वार्टर या उसके अगले क्वार्टर में इसकी ग्रोथ मोमेंटम कम होने वाली है। वैल्यूएशंस भी अगर आप देखें तो भी ये 24-25 के प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है, जबकि ये कंपनी अगर आप 5-7 साल पहले जाके देखें तो 30-35 के बीच में ट्रेड किया करती थी। अब वो देख के लगता है वो टाइम पुराना हो गया, बट कंपनी का अभी भी 80% रेवेन्यू सिगरेट से आता है, और कोविड के दौरान बिल्कुल वो बंद रहा बिजनेस। सो आई थिंक मेरे को ये 330-328 जिस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है उस पर काफी सस्ता लगता है। तो मुझे लगता है ये शेयर अगले 4 से 5 महीने में 450 रुपए के टारगेट को क्रॉस कर सकता है। और इस क्वार्टर में और इसके अगले क्वार्टर में आई थिंक इन्होंने जो डिसीजन लिए स्ट्रेटेजिक अपने लाइफस्टाइल एंड रिटेल के बिजनेस को बंद करने के, ये इनको बहुत पहले कर लेना चाहिए था, पर एनीवेज देर आए दुरुस्त है, कर दिया। इससे इनकी मार्जिन्स पे फर्क पड़ेगा और काफी कॉस्ट एफिशिएंसी भी क्रिएट होगी। तो ITC मेरा अभी फेवरेट स्टॉक है। ऑलराइट ठीक है, तो आप ITC यहाँ रेकमेंड कर रहे हैं, जो आज मुनाफे का फंडा रजत शर्मा की तरफ से आ रहा है। शुक्रिया रजत इस स्टॉक को रेकमेंड करने के लिए। 450 रुपए का लक्ष्य होगा, ये एक पोजिशनल बेट है जो हमें रजत दे रहे हैं। विशाली कुछ और स्टॉक्स पर भी राय ले लेता है। अदानी पोर्ट्स, अदानी पैक में ये एक ऐसा स्टॉक है जो सबसे स्लो मूवर है, या फिर अगर इसकी तेजी होती है तो फ्रिजल आउट हो जाती है, लेकिन आज जिस तरह से इसमें एक न्यूज फ्लो है, क्या उसका एक इम्पैक्ट दिखेगा? क्या ये आपकी बाइंग रडार पर आ रहा है? बाउंस बैक हो रहा है, काफी करेक्शन आ भी चुका है। तो फिलहाल 808 चल रहा है, तो 790 के स्टॉप लॉस के साथ ये स्टॉक को खरीदा जा सकता है 850 के टारगेट के लिए। ऑलराइट ठीक है, इसी तरह से एक और स्टॉक प्लीज रेकमेंड करें, IRB इंफ्रा। इस पे भी एक न्यूज का फ्लो है। टोल कलेक्शन इनका घटा है M&M, लेकिन हालांकि साल दर साल आप देखें तो वहां बढ़ोतरी है, और लगातार हम देख रहे हैं टोल कलेक्शन के पीछे ये बड़ा ट्रिगर रहता है। स्टॉक में मूवमेंट बड़ी आती है जब ये न्यूज फ्लो होता है। क्या इस ट्रिगर पर आज के लिए ये स्टॉक बाइंग रडार पर होगा? इंप्रूवमेंट जरूर दिख रहा है, बट स्टिल देयर इज नो कंफर्मेशन। 200 का सपोर्ट है, तो आई थिंक फॉर नियर टर्म आज के लिए करना चाहेंगे तो 205 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदा जा सकता है, एंड ट्रेडिंग रेंज बन सकती है 220-222 तक। कंफर्मेशन ऑफ फर्दर स्ट्रेंथ कम्स ओनली अबाउट 220। ओके ठीक है, खैर इस बीच मार्केट में इंडिकेटिव टिक्स भी आना शुरू हो जाएंगे, लेकिन ठीक उससे पहले एक खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रुद्रमूर्ति। वो हमारे साथ आज जुड़े हैं। रुद्रमूर्ति क्या नमस्ते बोलना, सीधा आपसे यही बोलता हूँ, एक ऐसा शेयर बताइए
जो ये कहे रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, सभी शेयर्स को, ये मैं आपके लिए सिर्फ बोलना चाहता था, लेकिन मेरे को बड़ा अजीब लगा था मैं ऐसे कैसे बोल दूं कि रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहनशाह। लेकिन आप शेयर के हिसाब से सोचिएगा, कोई शेयर मान लीजिए ऐसे खड़ा हो और वो कहे कि रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं और नाम है मेरा तो शहनशाह, वो शहनशाह वाला शेयर आप बताओ, इसी से शुरू करो आप। रुद्रमूर्ति, अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। अनम्यूट तो कीजिए महाराज, तभी तो आपकी मधुर वाणी हम तक पहुंचेगी। Yeah, thank you so much. Good morning to everyone in the panel. Good morning, Dimpy ji. Good morning to each and every person, as well as good morning to ET Now Swadesh का सभी दर्शकों के लिए. Now, for me, one of the stocks which is very resilient and बाप का share, if you ask me that kind of a stock, it is for me Ambuja Cement. And in fact, this stock at 410 was the first price when I recommended at ET Now Swadesh. I never expected it to go non-stop to levels closer to 550, 560 level in no time. I never expected, but then the way stock performed, even now in a bad market, if you ask me an F&O stock, and if you ask me a stock which has lesser downside but more upside, and trading के लिए बहुत important है risk reward. I have never seen a successful trader till now in my life of 20 years of market who has ignored risk management and one who has ignored risk reward. So trading के लिए it is not the stock what you pick. More important than that is risk reward as well as risk management. मेरे को अभी गुजरात अंबुजा और अंबुजा सीमेंट को देखा है तो चार्ट पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है 480 पर, एंड एनी डिप बिकॉज ऑफ बैड मार्केट and because of that Ambuja Cement comes down to levels closer to 480, 500. Buy it as a positional call, keep riding it on the long side. I expect it to touch its all-time highs of around 580, 85 and even move towards levels of 700 to 750 over a period of time. So one stock which Dimpy ji asking me to fit into that category, it will be Ambuja Cement. Even at current level, I will be a buyer. Any dips to 500 to 480, I will add more position. Keep a strict stop loss of around 470. Look at eventual target of 700 to 750 to come over a period of time. Stock looks not strong, but very, very strong. राइट बिल्कुल रुद्रा, मॉर्निंग बहुत ही जबरदस्त एनर्जी के साथ, पॉजिटिव वाइब के साथ आपने अंबुजा सीमेंट को रेकमेंड किया। ये आपका के एक ही स्टॉक है या आज दूसरा स्टॉक भी होगा? लेकिन उस बीच हम ये भी समझना चाहते हैं, क्या आप, क्योंकि यू हेल फ्रॉम सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, क्या आप अमिताभ बच्चन की मूवीज देखते हैं और आपका फेवरेट डायलॉग कौन सा है? क्योंकि वहां के ज्यादातर फैंस रजनीकांत फैंस होते हैं, लेकिन क्या अमिताभ बच्चन को तो खैर उनका हो रहा है ऐसा कि उन्हें भुला नहीं सकते, उनका कोई फेवरेट डायलॉग और उससे रिलेटेड कोई स्टॉक? Priyanka, very, very good morning and also missing you, Ajay ji, for a long time now. And मेरे को ये कहना चाहता हूँ, रुद्रा का ET Now English is a different ball game. I can talk non-stop. अभी हिंदी थोड़ा थोड़ा आता है, ET Now स्वदेश को आपके बाद में बहुत हिंदी को सिखाया है अभी। डिम्पी जी है, अजय जी है, और मेरा हिंदी अभी बहुत ठीक हो गया, मालूम नहीं। But end of the day, I have always got support from your team and always Nikun sir has told, रुद्रा, हमको your research is more important and that is fabulous. Along with that, some Hindi glimpse also, no problem. But anyhow, for me, along with Rajnikant, you should not forget Dr. Rajkumar. हम लोग कर्नाटका से आता है, कन्नड़ा, and Dr. Rajkumar and Rajnikant is more from Tamil, and Rajnikant is from Karnataka, who is popular in Tamil Nadu, and Amitabh Bachchan. How can you forget? And I was hearing today morning when Ajay told Amitabh Bachchan, when he was down on KBC and whatever support and help he got, my biggest learning from Amitabh Bachchan ji and his life is manasthiti ko you have to keep it very strong. Paristhiti ko you cannot change. Paristhiti we cannot change. We can only change our क्या बात कही है? And keep your manasthiti strong. Market को change नहीं कर सकता है. That is परिस्थिति. But we can keep our mind strong. And one more very important point I want to share quickly. When I met Ramdev Agarwal and Motilal Oswal ji last week, I was in Mumbai, very tight schedule, and Ramdev ji told me this. He said, Rudra, let
credit issues happen, let us say something, recession happen, Ukraine war happen, and Russia happen, whatever. He says, my Manasthiti is prepared for a 50% fall from today's price on any of my stock. So even if Russia-Ukraine happens, even if credit issues happens, no problem, because my mindset is ready for a 50% fall even in market. So now I can find great companies, and if that fall comes, let it come. I will buy mouth-watering companies at mouth-watering price. So people have to keep their manasthiti very strong, keep aside the parasthiti. बहुत अच्छी बात बोली आपने। मनस्थिति जो है उस पर आपका कंट्रोल है, परिस्थिति पे आपका कंट्रोल नहीं है। बहुत बढ़िया बात बोली। वैशाली, आप कुछ ऐड कर रही थी इस पे? मैं कुछ नहीं, मैं तो इतना आज अमिताभ बच्चन का सेलिब्रेशन हो रहा है तो मैं एक जरूर बात करूंगी। अगर अमिताभ जी आज ये चैनल देख रहे हैं तो उनको भी मैं याद रहूंगी, क्योंकि कल मेरा बर्थडे है। अरे क्या बात है, आपको एडवांस में हैप्पी बर्थडे। और आपके स्टार्स भी अलाइन रहे एकदम अमिताभ जी जैसे। क्या ब्रेकआउट हो रहा है इनका, अच्छी एज में भी कंपाउंडिंग का बेनिफिट्स, और आपको भी खूब ये बेनिफिट्स मिले। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं। इधर एक ईपीसी और इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स पे काफी फोकस आ रहा है। कल हम जयकुमार इंफ्रा की बात कर रहे थे, आज आईआरबी के टोल रोड वाले डेटा बहुत स्ट्रांग आए। छोटी छोटी जो कंपनियां हैं, एचसीसी वापस अटेम्प्ट कर रहा है एक तरीके से वापस आने का, काफी डेट वेट, हालांकि छोटा पेनी स्टॉक है। ईपीसी में कोई नाम आपको पसंद आते हैं संजीव? बहुत स्टॉक रह ही नहीं गए। एमईपी इंफ्रा एक स्टॉक है, कुछ खास किया नहीं हालांकि इसने। की बात करूं अजय, तो मेरा टॉपिक यहाँ पे पीएनसी इंफ्रा रहेगा, जो मुझे खासा पसंद है, और जिस तरह के उसके वैल्यूएशन अभी भी 10-11 टाइम्स फॉरवर्ड ही चल रहा है, तो पीएनसी इंफ्रा मुझे बहुत पसंद है ये स्पेस से। और मुझे लगता है कि जिस तरह के बैलेंस शीट के प्रोफाइल हैं और वोलेटिलिटी कम है स्टॉक में, और जब ये मूव करेगा तो बहुत बड़ा मूव करेगा क्योंकि वैल्यूएशन बहुत सपोर्टिव है। तो यहाँ पे अगर बेट लेना चाहें और ये स्मॉल टिकट साइज में, तो मुझे लग रहा है कि पीएनसी इंफ्रा एक बहुत ही बेहतरीन बेट होगा। किरण, एपीएल अपोलो जो पाइप कंपनी है, आई थिंक काफी बड़ी 40-50 हजार करोड़ की कंपनी एमकैप में हो गई है। बहुत बड़ा पैसा क्रिएट किया इसने व्यूअर्स, अपने इन्वेस्टर्स के लिए, ट्रेडर्स के लिए। 1150 का भाव हो गया है। एपीएल अपोलो ट्यूब्स ने अभी अपना डेटा दिखाया, हाईएस्ट एवर मंथली वॉल्यूम आया था। तो कहीं ना कहीं काफी काम अच्छा हो रहा है। एक महीने में 11% ऊपर, 110 रुपए, 1150 के भाव पे एपीएल अपोलो में आपको लगता है एक ट्रेड है यहाँ पर किरण? सो ओवरऑल एपीएल अपोलो का हम चार्ट देखेंगे तो ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, लेकिन अगर आप चार्ट को डेली चार्ट के ऊपर देखोगे तो दिसंबर 2021 से लेके अब तक क्लियरली एक असेंडिंग ट्रायंगल हायर लो की तरफ चार्ट पैटर्न ने बनाई है। और ऊपर में आप देखोगे तो कहीं ना कहीं 1100 से 1120 का जो एक क्लस्टर रेजिस्टेंस था स्टॉक, उसके ऊपर गया नहीं। ऑलमोस्ट 9 मंथ का कंसोलिडेशन के बाद ये स्टॉक में ब्रेकआउट हमें दिख रहा है। डबल असेंडिंग ट्रायंगल ब्रेकआउट है इस पैटर्न, मतलब 2 ट्रायंगल बने हुए। सो ओवरऑल काफी स्ट्रॉन्ग पैटर्न है। डेफिनेटली इसमें लॉन्ग करके जाना चाहिए। 1150 या 1125 का कल का क्लोजिंग है। कोई भी भाव पे आप लॉन्ग करके जाइए, पोजिशनल बैट लीजिए, नीचे में 1080 का एक अग्रेसिव स्टॉप लॉस रखिए। और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है, डेफिनेटली आप यहाँ से एटलीस्ट 150 to 200 रुपीज का अपसाइड देख, मतलब 1300 तक के टारगेट डेफिनेटली एपीएल अपोलो में हम देख सकते हैं। तो 1080 के स्टॉप लॉस से बाई कर सकते हैं एपीएल अपोलो। अलग अलग स्टॉक्स तो मिल गए। इंडिकेटर टिक्स में थोड़ी देर में निफ्टी फ्रीज हो जाएगा, लेकिन उससे पहले अजय, आप आज अमिताभ बच्चन को बहुत अच्छे से याद भी कर रहे हैं। खैर आपके तो स्टेट के भी हैं और आप गांव के हैं, गांव के ही हैं, तो आपका फेवरेट डायलॉग कौन सा है? अगर आपको याद हो, शांति उनकी माँ का नाम था एक मूवी में, और वो एक बिल्डिंग के बाहर खड़े हुए थे और वो पूछते हैं उससे कि ये बिल्डिंग, एक आदमी उनसे पूछता है कि ये बिल्डिंग तुमने बहुत महंगे में दी है मुझे, 15 लाख या व्हाटएवर जो भी अमाउंट था, ये इतनी महंगी क्यों बेची तुमने? तो वो जवाब देता है कि ये तुमने बहुत सस्ते में, ये इस बिल्डिंग में मेरी माँ ने काम किया है, ईंटें उठाई है। याद है वो डायलॉग? याद नहीं आ रहा है कौन सी मूवी का है, लेकिन उससे ना एक वैल्यूएशन की बात निकल के आती है। त्रिशूल का है क्या? ओके। उसका, उसमें वैल्यूएशन का ये एंगल है कि वैल्यूएशन किसी आदमी के लिए क्या होती है ना, वो आपको, वो एक रिलेटिव टर्म है, आप समझ रहे हैं? क्योंकि उनकी माँ ने ईंटें उठाई थी, वो बहुत
वो किसी भी भाव पे ले लेता वो बिल्डिंग, और वो उससे कहता है कि तुमने ये बिल्डिंग बहुत सस्ते में बेच दी, तुम्हें पता नहीं है, तुम इससे दुगने दाम भी मांगते तो भी मैं दे देता। यही डायलॉग है एक्चुअली जो आप सामने देख रहे हैं। सही बात को सही वक्त पे कुछ किया जाए तो उसका मजा ही कुछ और है, और मैं सही वक्त का इंतजार कर रहा हूँ। ये क्या डायलॉग? नहीं, ये नहीं, मैं आपको डायलॉग निकाल के दिखाऊंगा। चलिए ठीक है। तो पॉइंट ये है कि बाजार में भी ना वैल्यूएशन किस भाव पे आप ले रहे हैं, वैल्यूएशन क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो महंगा सस्ता जो है ना वो सब रिलेटिव टर्म है। वो मेरा फेवरेट डायलॉग, मैं निकाल के लाऊंगा। लेकिन इस समय 9-10 हो गया है, बाजार किधर सेटल हो रहा है डिम्पी? अच्छे नोट पे सेटल हो रहा है। अगर आप एसजीएक्स निफ्टी को भूलना चाहें तो आप भूल जाइए, एक बार जरा निफ्टी के फ्रीज लेवल आप दिखाइए और आपको उससे पता लग जाएगा कि स्ट्रेंथ कितनी है बाजार के अंदर। एक और चीज, एक अपॉर्चुनिटी लॉस्ट भी होता है आपके लिए जब इस तरह का मार्केट आपको फ्रीज करके दिखा देता है जो 17,250 पे, लेकिन ये उन लोगों के लिए ज्यादा अच्छा होता है जिनके पास बीटीएसटी के सौदे होते हैं या जिनके कन्विक्शन हाई होते हैं, सौदों के साथ खड़े रहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक नया आदमी आज एंटर करना चाहता हो और उसको कहीं डिप मिलता हो तो वो आज मिस हो गया, आज वो डिप मिस हो जाएगा। खैर टीसीएस जिसके नंबर्स आए हैं वो 18 रुपए नीचे जाके अभी है। एक बार जरा आप इन्फोसिस भी दिखाइए, इन्फोसिस आपको बिना बदलाव के दिखेगा, इसलिए टीसीएस और इन्फोसिस आप दोनों शेयर पहले रखिएगा। मार्केट थोड़ा रीएडजस्ट करेगा अपने आप को और शायद हो सकता है आपको वापस से आईटी कंपनीज फिर से ऊपर आती हुई दिखे। ये कुछ फ्रीज हुए लेवल्स हैं। मैं जल्दी से, मेरे पास 4-5 शेयर है, मैं फटाफट से और पता कर लेता हूं उनमें आज क्या करना चाहिए। एक माइंट्री और चेक कीजिए तो खुश आप। माइंट्री, क्या ये सौदा लिया जा सकता है? मिड कैप आईटी में भी रौनक लौटते हुए दिख रही है। और माइंट्री की अगर बात करें तो कल इसने अपने 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दी है, मोमेंटम इसका अभी स्ट्रॉन्ग चल रहा है। मैं कहूंगा यहां से भी इसे लॉन्ग कर सकते हैं। एक इमीडिएट टारगेट जो है ये 3450 के जो लेवल्स हैं यहाँ पे बन के आ रहा है। स्टॉप लॉस जो है 3320 का लेके चल सकते हैं। एक शेयर मेरी लिस्ट में। अच्छा एक और चीज खुश, अगर आज टीसीएस 18 रुपए नीचे खुल रहा है तो कोई स्ट्रक्चरल डैमेज तो नहीं है ना? ये एक बार जरा ये भी चेक करके बता दो ना फिर निवेशकों को। जी नॉट एट ऑल, इनफैक्ट हो सकता है कि अपॉर्चुनिटी हो, लेकिन 18 रुपए इतने बड़े स्टॉक में तो बिल्कुल मीनिंगफुल नहीं रहेगा। यहाँ का इसका जो एक इमीडिएट सपोर्ट बन के आ रहा है, जो इसका 20 डे मूविंग एवरेज भी है वो है 3050 के आसपास। तो जब तक इसे होल्ड करता है इमीडिएट और इंट्राडे बेसिस पे आप इसमें लॉन्ग पोजीशन बनाए रख सकते हैं। इनफैक्ट थोड़ा सा सेटल होने के बाद इसी स्टॉप लॉस के साथ आप लॉन्ग पोजीशन एंटर भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपका जो टारगेट है ये 3150 और सेकंड टारगेट 3190 का जो है ये बन के आएगा। ऑलराइट, कुछ और स्टॉक्स पे देख लेते हैं। कल हमने देखा कि इरकॉन इंटरनेशनल यहाँ पर एक बड़ी मूव थी। क्या रेलवे से जुड़ी हुई कंपनी है, क्या आज भी यहाँ पर मोमेंटम को चेस करना चाहिए इरकॉन इंटरनेशनल? किरण, कौन IRCON, आप ये देख भी रहे स्क्रीन पे सामने चल रहा है, लगभग 1.25% की मूव दिख रहा है आपको इस प्री ओपन में। राइट, सो इरकॉन इंटरनेशनल की अगर हम बात करें तो रिसेंटली स्टॉक प्राइस में एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। स्टॉक अपनी सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और साथ ही साथ कल जो ब्रेकआउट आया था उसमें हाईएस्ट वॉल्यूम भी हुआ है पिछले एटलीस्ट हम देख रहे हैं 1 महीने तक का। सो ओवरऑल सेटअप काफी स्ट्रॉन्ग है। कोई भी डिप आता है 43-44 के रेंज में तो डेफिनेटली हमें बाय करके जाना चाहिए। स्टॉप लॉस परसेंटेज वाइज थोड़ा बड़ा बन रहा है 41 का, अदरवाइज ओवरऑल सेटअप काफी स्ट्रॉन्ग है। इमीडिएट लेवल के ऊपर हम देखेंगे तो 50 से 55 तक की रेंज में इसके टारगेट आ सकते हैं। सो इरकॉन इंटरनेशनल डेफिनेटली बाइंग डिप्स कर सकते हैं। IDFC और IDBI बैंक दोनों में एक अच्छी मूव कल थी, क्या आज भी यहां बाइंग के मौके होंगे? रुद्रा? प्रियंका, IDFC really looks good and IDFC Limited अभी चार्ट्स पर देखा है तो it has given that breakout above levels of around 70, 150 to 72 and volumes are also slowly picking up. So मेरे को ये लगता है चार्ट्स पर definitely it is an out performer and I will be a buyer at even current market price on IDFC Limited. Stock can go up to 90 rupees. I will keep a very strict stop loss on this stock at 68 and look at target of 90 rupee. Great risk reward to buy at current level. Chart looks very strong. IDFC Limited. Another stock which you referred. दूसरा स्टॉक कौन सा था? Which was the other stock? IDBI बैंक। IDBI बैंक स्टेक सेल की जहां न्यूज है, करेक्ट? Okay, on the chart again, IDBI Bank is just consolidating now for a long time and yesterday on this news, stock has given that gap up open and it has given that big move and also it has sustained that big move. So for me, IDBI Bank, if someone is holding,
currently definitely you can look at holding it, but I will be a fresh buyer in this stock once it crosses 48. मेरे को अभी लेने में रिस्क रिवॉर्ड नहीं है. For a fresh entry now, closer to resistance of 48, I don't want to buy. So I would rather, even if I have a position, better exit and buy it back once it crosses above 48. As a trader, there is no negativity in the stock. Chart patterns are good, but news is already there discounted. Price is already there discounted. So for me, close above 48 will be a fresh buying opportunity in IDBI, or else at current level, risk reward does not favor me a new entry here. बैन में है, लेकिन इसको आप कैश मार्केट में ले सकते हैं. इसमें भी काफी इंटरेस्टिंग सौदे इस समय गिर रहे हैं. जरा इसका चार्ट लेके आइए. लास्ट 1 महीना 3 महीना 128 रुपए में खोने में क्या है. यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड कैसा लग रहा है प्योरली चार्ट्स पे. वेरी क्विकली वैशाली 128 पे एंट्री बनती है क्या? ओके किरण 128 पे यस नो, क्योंकि ये बैन में तो एफएनओ में तो सिर्फ इंट्राडे कर सकते हैं, लेकिन कैश में पोजिशनल बेट लेनी चाहिए क्या? इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस की अगर हम बात करें, सो डेफिनेटली एक बार के लिए एक रिस्की बेट हम ले सकते हैं. 125 तक के जोन तक हमें वेट करना चाहिए, और ये डीप में या तो करंट मार्केट प्राइस से डेफिनेटली लॉन्ग करना चाहिए. एक पोजिशनल स्टॉप लॉस मैं सजेस्ट करूंगा 114 का. तब तक वो ब्रेक नहीं होता है, डेफिनेटली लॉन्ग करके चलना चाहिए. कर रहा है पहला टिक आपको हरे निशान का दिखेगा. एडवांसेस आज हो सकता है बराबर की हो, नहीं अच्छा अच्छी एडवांसेस है. 1099 शेयर आज बढ़कर खुले हैं. पहला टिक ही हरे निशान के आया, लेकिन आपको थोड़ा सेटल होना होगा. भी आईटी कंपनीज का मूड और माहौल चेक करना होगा पहले खासकर टीसीएस और इन्फोसिस दोनों बड़े दिग्गज इस समय क्या कर रहे हैं. खैर मैं निफ्टी के पहले टॉप गेनर्स आपको बता देता हूं. उसमें ना ही इन्फोसिस का नाम तो अब आ गया, 0.5% ऊपर है. टीसीएस थोड़ा भी नीचे पड़ा हुआ है. विप्रो भी ऊपर आ गया, एचसीएल टेक भी ऊपर आ गया. इस सब में अब आधे % से कहीं ज्यादा की मजबूती आपको स्क्रीन पर दिखेगी. एचसीएल टेक में, विप्रो में, इन्फोसिस में. इसके अलावा जो शेयर और ऊपर आया है वो है पावर ग्रिड का. कल ये पहले 3 शेयरों में से एक था जो सबसे ऊपर आया है. आज इसके अलावा जो शेयर ऊपर आ चुका है उसमें अदानी एंटरप्राइजेस भी है. टाटा मोटर्स कल का टॉप लूजर था, आज का टॉप गेनर्स की लिस्ट में सबसे पहले आया है. ये करीब 1/4% की मजबूती के साथ. तो ये आप हीट में अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे. इसमें अपोलो हॉस्पिटल, अदानी एंटरप्राइजेस, एशियन पेंट्स अभी आपको लाल निशान हरे निशान में दिख रहे होंगे. आप गिरने और बढ़ने वाले शेयर में एक चीज नोटिस करेंगे, परसेंटेज में कोई भी शेयर 1% टूटा नहीं है, कोई 1% बढ़ा हुआ नहीं है. मार्केट अपने आप को जिस करते हैं रीबैलेंसिंग या रीएडजस्टमेंट, वो कुछ करता हुआ दिख रहा है. 40 पॉइंट का नुकसान है. अब डिक्लाइन थोड़ा ऊपर आया 500 पॉइंट का, लेकिन आईटी का आज का मूड एंड माहौल वो काफी हद तक तय करेगा कि हम अगले 2 से 3 दिन और कैसे चलेंगे. और खासकर जो जिन कंपनीज का भी नंबर आने बाकी हैं टिपिकली आईटीज में, उन सब पे आपको ज्यादा ध्यान रख के ट्रेड करना होगा. मारुति सुजुकी, एचयूएल, बजाज ऑटो और एचडीएफसी बैंक ये निफ्टी के टॉप लूजर काउंटर आज बने हैं. ये बाजार को ड्रैग कर रहे हैं. नेक्स्ट 50 पे अगर आप आएंगे तो यहां पर आपको जो टॉप गेनर दिखेगा वो दिखेगा वेदांता, जिसपे स्पेशल डिविडेंड की बात हो रही है. अदानी ग्रीन्स आज वापस ऊपर आया 1.5%. इस शेयर पर ध्यान रखिए. पिरामिड एंटरप्राइजेस चलता तो है लेकिन टूटता उससे डबल है, इसलिए जब तक ये सेटल ना हो अभी आप इसमें जल्दी सौदे ना बनाएं या वित्तीय सलाहकार से पूछ के बनाएं. दूसरा, बंधन बैंक के अंदर भी आज आपको 1/4% की मामूली सी बढ़त देखने को मिल रही है. गिरने वाले शेयर्स में गेल, डाबर और हेवल्स ये शेयर आज कमजोर है. छोटे मझोले शेयर क्या कर रहे हैं ये आपको प्रियंका पता. देखिए मिड कैप में भी एक्शन तो आपको आईटी में दिख रहा है. कोफोर्ज, एलटीटीएस, एम्फेसिस, माइंडट्री ये पहले 5-7 काउंटर है, टॉप गेनर्स है मिड कैप के, और उसमें आपको आईटी पैक के नंबर्स स्टॉक्स दिख रहे हैं. जेएसडब्ल्यू एनर्जी लगातार मूव पर, यहां पर भी 1% की मूव दिख रही है. कंटेनर कॉर्प, क्योंकि डिसइन्वेस्टमेंट की जब बात होती है ये सारे स्टॉक्स एक्टिव हो जाते हैं. आपको फिर से कंटेनर कॉर्प जैसे स्टॉक्स 1% तेज दिख रहे हैं. आज अदानी स्टॉक्स में मिड कैप में अदानी पावर, अदानी टोटल गैस, यहां पर भी मूव दिख रही है. और आपको फिर से एसआरएफ में आज एक मूव दिख रही है. और गिरने वाले जहां ड्रैगर्स, जहां प्रेशर आज क्रिएट हो रहा है, उनमें आपको कुछ मेटल काउंटर्स दिख रहे हैं. हिंदुस्तान जिंक जैसे काउंटर, यहाँ वेदांता डिविडेंड की बात है तो हिंदुस्तान जिंक पर आपको एक प्रेशर दिख रहा है. उसके अलावा दूसरे जो काउंटर्स है उसमें डॉक्टर लाल पैथ, हॉस्पिटल और डायग्नोस्टिक काउंटर्स में कल फिर एक सेकेंड हाफ में भी थोड़ी सी फ्लैट टू पॉजिटिव रुझान तो था, लेकिन आज फिर से वहां प्रेशर है. अशोक लेलैंड कल भी कमजोर था और आज भी आपको 1% तक की कमजोरी दिख रही है. ब्रेंट क्योंकि जब बढ़ता है तो ऑयल प्रोड्यूसर्स इन पे प्रेशर आता है, तो ऑयल इंडिया सबसे बड़ा इस वक्त ड्रैगर भी दिख रहा है आपको, लगभग 1.5% की गिरावट यहाँ है. डेरिवेटिव स्पेस में भी आप देखें तो, लेकिन इस वक्त जो तेजी से जहां शॉर्ट्स कवर हो रहे हैं उसमें पहले गेनर्स जो है वो आईटी काउंटर्स ही हैं. विप्रो, परसिस्टेंट, बिरला सॉफ्ट ये सारे
सारे काउंटर्स हैं जहां पर तेजी से आपको शॉर्ट्स कवर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तिलक नगर में 3% इक्विटी का एक सौदा हुआ है। तिलक नगर इंडस्ट्रीज आपको बताया था कुछ दिन पहले कि एक रीस्ट्रक्चरिंग अटेम्प्ट कर रही है कंपनी, डेट रिडक्शन कर रही है और कुछ और नए ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स बनाने की कोशिश कर रही है। आज 1% ऊपर ब्लॉक के बाद 3 महीने का ग्राफ दिखाइए, मालूम चलेगा। दूसरी बात यह कि आज बाजार में सॉफ्ट ओपनिंग हुई है। पहली बात तो बहुत भीषण मंदी वाली ओपनिंग नहीं है, सॉफ्ट ओपनिंग हुई है, उसके बाद हम नीचे रुके हैं। ये देखिए 3 महीने में 28% चला हुआ है। बट मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स, ये भी मिड कैप स्मॉल कैप का पार्ट है। अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स को देखेंगे आज तो बाजार 60 पॉइंट नीचे है, बट मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स हरे निशान में है, फ्लैट है। इनफैक्ट स्मॉल कैप 100 तो ऑलमोस्ट 30 पॉइंट गेन में, और वहीं पे असली काम हो रहा है मिड कैप एंड स्मॉल कैप्स। स्टॉक्स जेएसडब्ल्यू एनर्जी 351 रुपए क्रॉस कर चुका है। लोधर आज हरे टिक्स हो रहे हैं, लॉरस लैब, शैफलर। तो ये तो हो गया बाजार का हाल। पाइप कंपनीज की बात करें, पाइप में थोड़ा एक्शन है। किरण, एस्ट्रल के बारे में क्या राय है आपकी इस भाव से? एस्ट्रल लिमिटेड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी हम देखेंगे तो प्रीवियस जो ब्रेकआउट लेवल था कहीं ना कहीं 2100 से 2150 की रेंज थी, यहाँ पे स्टॉक में कंसोलिडेशन हुआ था। 200 डेज मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट भी हमें देखने को मिला था। एक बड़ा सा राउंडिंग बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट देखने को मिला। आफ्टर क्रॉसिंग 2100 हमने देखा कि ऊपर में 2600 तक की रैली आई थी वन साइड, वहां से स्टॉक कंटिन्यूअसली एक फॉलिंग चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है। 2 दिन पहले लास्ट वीक में, इनफैक्ट 2 दिन पहले तो नहीं, लास्ट वीक में हमने एक बुलिश एंगल फिन कैंडलस्टिक्स पैटर्न देखी है जो डेली चार्ट के ऊपर 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर बनी है। तो जब तक अब वो कैंडल का लो जो है 2130 वो ब्रेक नहीं होता है, तब तक इंटरमीडिएट बॉटम डेफिनेटली एस्ट्रल के ऊपर बन गया, ऐसा हम बोल सकते हैं। आज का लो और कल का लो भी अगर हम देखें तो 2190 के आसपास का बना हुआ है और वो इंटैक्ट है। सो डेफिनेटली करंट मार्केट प्राइस से हम लॉन्ग कर सकते हैं। 2190 या तो 2180 का आप इंट्राडे स्टॉप लॉस के हिसाब से मेंटेन कर सकते हैं, या तो इमीडिएट लेवल के ऊपर रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। और ऊपर में 2300 तक की रैली एक्सपेक्टेड है। सो 2180 के स्टॉप लॉस है, डेफिनेटली करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग कर सकते हैं। कंपनीज पे आप रखिएगा ध्यान। ऐसा नहीं है कि भले ही आपको टीसीएस उतना अच्छे गैप के साथ नहीं खुला तो इसने कुछ खराब अभी तक नहीं किया है। ये 0.5% तो आपको आईटी इंडेक्स दिख रहा है, कॉम्बो है आपको बड़े शेयर और छोटे शेयर्स का। एक्चुअली रिजल्ट्स के बाद थोड़ा एडजस्टमेंट हो रहा है टीसीएस में। इसके फ्यूचर्स बार बार ऊपर जल्दी आ रहे हैं टीसीएस के बजाय कैश के, तो थोड़ा ध्यान रखें। लेकिन इन्फोसिस अब थोड़ी गति पकड़ सकता है क्योंकि इसका अक्टूबर का फ्यूचर वो करीब 1/4% ऊपर है। एक बार इन्फोसिस, अब आप कैश में देख पा रहे हो 0.5% ऊपर है। ये 1480 के आसपास आके एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, पार करेगा तो नए लेवल पे पहुंच सकता है। ये मत भूलिए डिम्पी, कल आधा ट्रेड हो चुका है। हमने आपको 1427 से 35 रुपए के बीच में सुबह अपने एनालिस्ट से बात करके दिलवा दिया था। हाँ, तो 30 वाला 70, तो इसके अंदर एक रिजल्ट का इमीडिएट प्ले, आधा ट्रेड प्ले आउट भी हुआ है। सिमिलरली मैं फिर भी बोलूंगा कि इसके अंदर बहुत दम है। अगर आप टीसीएस और इन्फोसिस में अगर आज भी आप चुनना चाहे ना तो आप इन्फोसिस पे ज्यादा फोकस कीजिए। अगर थर्सडे को इसके नंबर्स आएंगे। दूसरा, अगर आप देखें टीसीएस के खरबूजे को रंग, मतलब खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। परसिस्टेंट को देखिए आप, और माइंट्री को देखिए, वो खरबूजा ज्यादा रंग बदल रहा है। हाँ, नहीं माइंट्री तो खैर ब्रेकआउट है, हमने सुबह सुबह ही पता कर लिया था। माइंट्री पे परसिस्टेंट भी और माइंट्री दोनों शेयर। अब मेरे पास चॉइस थोड़ा लिमिटेड है आईटी के अंदर। मैं टीसीएस को नंबर्स को थोड़ा सेटल होना चाहता हूं, लेकिन मैं माइंट्री और इन्फोसिस देख रहा हूं जिसके भी नंबर आना पेंडिंग है। खुश, आप मेरी जरा हेल्प कीजिए, बताइए कि माइंट्री और इन्फोसिस दोनों में से अभी क्या लिया जाए। ठीक है, यहाँ पे विच इज इन्फोसिस। स्टॉक में एक अच्छी खासी मोमेंटम है। बेस बनाने के बाद स्टॉक में एक जो हम फॉलो थ्रू देख रहे हैं ये भी अच्छा है। वॉल्यूम एक्शन भी फेयरली डिसेंट है एंड लीडर इन द पैक है। तो जब भी कोई टर्न अराउंड आता है, मूवमेंट आता है, जैसे हम निफ्टी आईटी की भी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, तो लीडरशिप से ही शुरुआत होती है। ये केस हमने देखा टीसीएस, एचसीएल टेक और इन्फोसिस में ये पहले मूवमेंट आया, फिर मिड कैप में आ रहा है। लेकिन अब भी मुझे लग रहा है, और मैं आपसे बिल्कुल अग्री कर रहा हूं कि बहुत सारा जूस अभी भी बाकी है इन इन्फोसिस। एक छोटा सा कैविएट ये रहेगा कि नैस्डैक जो है ये 2 ईयर लो पे क्लोज हुआ है। अब उसका एक रब ऑफ इफेक्ट आता है, फिलहाल रिजल्ट्स के चलते और रूपी के डेप्रिसिएशन के चलते वो इफेक्ट नहीं देखने मिला है। लेकिन उस कैविएट को ध्यान में रखते हुए भी मैं कहूंगा मोमेंटम के हिसाब से और जिस तरीके का हम अच्छा मूवमेंट देख रहे हैं, वॉल्यूम बैक्ड एक्शन, उस तरह से इन्फोसिस में अच्छा खासा अपसाइड अभी भी बाकी है। यहाँ पे आपके लिए जो पहला टारगेट है रिवाइज वो 1530 का है, और जो दूसरा टारगेट है दैट इज 1580। यहाँ पे आप एंट्री करें तो 1440, 1420 के जो जोन्स हैं इनको अपना स्टॉप लॉस बना के चलें।
आपको कल वाला ही वापस से याद दिलाना चाहूंगा, मैंने अपनी शीट में भी लगा रखा है, जेपी एसोसिएट्स फिर से आज 3% ऊपर है। आप इसके छोटा शेयर है इसलिए परसेंटेज पे भले ना भी जाएं, लेकिन आप इस चीज को ध्यान रखें, खबर से पहले खबर के बाद ये शेयर अपने आप में कंसोलिडेट कर रहा है और वॉल्यूम के साथ चल रहा है। इसका मतलब कोई तो है जो इसके बारे में अच्छी इंफॉर्मेशन जानता है। हमने सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन आपके सामने उतार दी है। आज अजय बता भी रहे थे, ज्यादातर अखबार के फ्रंट पेज पे बकायदा ये खबर छपी हुई है। जेपी एसोसिएट्स की 2% शेयर ऊपर है। ये 15-18 वाली रेंज की तरफ जा रहे हैं ना खुश? कल भी मैंने आपसे यही बात पूछी थी, 15 और 18। जी हाँ, बिल्कुल डिम्पी, और तभी मैं नहीं रहा था 11.50 और 11.80 के जो लेवल्स हैं ये स्टॉक के लिए बहुत अहम हैं। उनको क्रॉस करके फिलहाल 12 पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन हल्का सा म्यूटेड है। आज का जो इनिशियल मॉर्निंग में इसने हाई पर आया था वहां से हल्का सा नीचे स्लिप हुआ है, बट दैट इज ओके बिकॉज स्टॉक में इतनी अच्छी रनअप आई है। मैं कहूंगा कि देखिए 15 के लेवल से स्टॉक पे बिल्कुल आ सकते हैं। फिलहाल ये जो मूव आया है ये वॉल्यूम बैक तो है ही, बट ये न्यूज ड्रिवन है। अगर न्यूज का कंफर्मेशन आता है तब मैं कहूंगा कि भाई 15 के लेवल्स अचीव हो सकते हैं। टेक्निकली अगर हम अभी प्योरली बात करें तो इमीडिएट बेसिस पे 13 और 13.5 के जो लेवल्स हैं ये लेवल्स स्टॉक में देखने मिल सकते हैं। ये जो डिप आया है ये अच्छा है, स्टॉक को थोड़ा सा और स्लाइड होने दीजिए। वही अगर 11.80 के आसपास आपको फिर से मिलता है तो पे ऑफ रेशियो आपके लिए अच्छा हो जाएगा। 13 से 13.5 के जो लेवल्स हैं इन टारगेट्स के लिए इमीडिएटली आप ट्रेडिंग के लिहाज से बाय कर सकते हैं। रुद्रा, अभी 2-3 दिन पहले हम एक ग्रुप ऑफ स्टॉक्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। उसमें से एक HBL पावर है जो कुछ का भी पिक है, लेकिन 100 रुपए का शगुन, क्योंकि जब त्योहार का मामला है माता पिता और एल्डर्स जेब से 100 रुपए निकाल के खर्ची देते हैं बच्चों को। 100 रुपए का शगुन वाले 3 स्टॉक निकाले थे हमने। एक HBL पावर 100 रुपए का था, अनंतराज इंडस्ट्रीज 100 रुपए का था, और तीसरा था कल्याण ज्वेलर्स। इन तीनों के चार्ट्स में तो आपको कौन सा पसंद है? Ajay ji, thank you for giving these names. Again, after a long time, I am back here. But then I can tell you clearly, very clearly, HBL Power and Anantaraj, you should not miss it at any price. I always say, Ajay ji, there are some stocks I will avoid at any price. For example, Indiabull Housing Finance, you were discussing about it. And for example, this JP Associate, or for example, similarly, I can give you my Zomato. For me, these are stocks you should avoid at any price. You can't buy Zomato either at 20 rupee or at 140 rupee. For me, there are stocks you can buy at any price. For example, Bajaj Finance, repeatedly I was telling you in your channel. But if you ask me some mid-cap stocks which I can buy at any price, I will keep it at top of my list. Both the stocks, that is Anantaraj as well as your currently HBL Power. And if I see the charts of HBL Power, first of all, stock gave a clear breakout above levels of around 104. And last 3-4 days, volume का पूरा support है and delivery based clear buying is there. Stock has long way to go. Initially, you can look at targets of 140, 150. Eventually, if someone holds this stock for 1 year, इस दिवाली से next दिवाली तक if you hold HBL Power, I won't be surprised even if it doubles irrespective of market. It is not a buy but a strong buy. Anantaraj also, I was even recommending last time when we spoke, Ajay ji, Anantaraj was a stock which I recommended at 88 rupees and it was about to give that breakout above levels of 92. And this stock right now is giving you that last opportunity to buy. It will not come below levels of 98. Mark the level. Currently at 102. You're losing 4 rupees maximum. But see the upside. I won't be surprised to see even Anantaraj at 140, 150 very soon. And even eventually this stock will also double. If not 1 year, let it take 2 years. Give me stocks which has least downside, but which can even double in 2 years. Bank में double करने के लिए you need 7 years, 8 years. I'm telling let it take 2-3 years, no problem. Forget market, forget Nifty, forget Russia, Ukraine, forget what is happening. Putin क्या करता है, credit source क्या होता है, वो सभी forget करो. Buy Anantaraj, buy HBL Power. I will add 2 more stocks. May not be closer to 100, but which looks very strong to me. One more stock you cannot miss is IDFC Limited. 72 का above breakout दिया है. This stock repeatedly I have been giving buying call from 60 rupees onward. Even at current price 72, even at today's market price, it's a buy. Again, this stock can move swiftly towards 100 to 120. And one more stock I like in this same range is
Schneider. So for me, Schneider is also a good stock. Chart looks very beautiful. Stock headed towards 300 rupee. Another stock, Raymond. For me, this is a stock which I exited because some news flow which came was not looking very attractive. But again, chart patterns are looking very strong. Risk reward is very good. So this stock can even double for next 2 years. So 5 stocks I am recommending. That is HBL Power, Anantaraj, IDFC Limited, Schneider Electric, Raymond, and these stocks, irrespective of market, buy it at any price. And 5 stocks to avoid. I'm sure you know the list. बिल्कुल समझ में आ गया। अच्छा, इन द मीन टाइम आईटी इंडेक्स को लेके आइए, आज वहां पर ट्रेड है। आपके सारे स्टॉक्स की लिस्ट काफी अच्छी है रुद्रा। देखिए डेज हाई की तरफ आ गई है। डिम्पी जो हम बात कर रहे थे, एक बार नीचे तो कटवा दिए उन्हें स्टॉप लॉसेस, लेकिन 200.1% एक आईटी अपनी स्ट्रेंथ तो भी खोएगा नहीं जल्दी होती। भले आप आज टीसीएस इन्फोसिस को वैसा प्ले नहीं देख पा रहे होंगे जैसा आपको चाहिए था, लेकिन फिर भी ऐसा इतना कोई खराब भी नहीं है और शायद ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। खैर टीसीएस इसी सारे निशान में वापस लौट आया है, जिसके बारे में आपको जानकारी भी दे रही है। स्टॉक मार्क करना जरूरी है प्रियंका। आपने देखा होगा कि आईडीबीआई 4748 का हाई मारा। अब बात ये आ रही है कि कॉनकोर और बीईएमएल, इन दोनों की बारी है। कॉनकोर आज 5% ऊपर है, बीईएमएल लिखे आइए, शिपिंग कॉप भी लिखे आइए। शिपिंग कॉप वो भी डाइवर्समेंट वाली लिस्ट वाला स्टॉक है। देखिए बीईएमएल 1.5% और शिपिंग कॉप करीब 4-5% ऊपर है, डेज हाई की तरफ जा रहा है। क्योंकि मैसेज ये गया है सरकार की तरफ से कि अब डाइवर्समेंट कैंडिडेट्स वापस से ट्रैक पे आ गए। शिपिंग कॉप को एक बार चेक करेंगे किरण, 120 रुपए में बनता है क्या? शिपिंग कॉर्पोरेशन की अगर हम बात करें तो स्टॉक एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड कर रहा है, लेकिन रिसेंटली अगर आप लोअर टाइम फ्रेम पे देखते हो तो वहां पे एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनी है। डेली चार्ट पे स्टॉक अपनी सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से एक पॉजिटिव सेटअप है। डेफिनेटली हम लॉन्ग करके जा सकते हैं। स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा बन रहा है, 110 का स्टॉप लॉस बन रहा है, तो 12 बिप्स की स्ट्रेटजी रहेगी, या तो करंट मार्केट प्राइस से भी आप ले सकते हैं। 110 का आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखेंगे। ऊपर में इमीडिएट लेवल पे 130, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1 काइंड ऑफ ही है, बट 100 ओवरऑल सेटअप काफी स्ट्रांग है, तो यहाँ पे ट्रेड लेना बनता है। 130 के ऊपर अगर ये स्टॉक सस्टेन होता है, देन वापस वो अपने प्रीवियस लेवल 140-145 तक भी जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। तो गवर्नमेंट बहुत ही कमिटेड लग रही है अपने इन्वेस्टमेंट के टारगेट को लेकर, और इसके चलते आप इन सभी स्टॉक्स में कॉनकोर, एससीआई, बीएमएल, इन पर भी जरूर नजर रखें। एससीआई रिकमेंडेशन यहाँ किरण की है। लेकिन इस बीच इंटेलेक्ट डिजाइन, कल भी हमने देखा था कि कल लास्ट आवर में इसमें एक अच्छी मूव आई थी, और आज अभी टॉप गेनर है एफएनओ का। 3.5% की मूव, लगभग 3% की मूव यहाँ दिख रही है। इंटेलेक्ट डिजाइन पर क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है? कुछ यहाँ पर क्या बाइंग के मौके ढूंढने चाहिए? मैं कहूंगा थोड़ा वेट करिए, बिकॉज स्टॉक एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड के बाद एक बॉटम बनाने की अटेम्प्ट कर रहा है ना। ये अटेम्प्ट हमने पहले भी देखा था, बट है ना अनसक्सेसफुल रहे हैं। तो मैं कहूंगा फिलहाल थोड़ा सा वेट करिए। देखिए इसका जो इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन है ये करीब 545 के आसपास बन रहा है, जहां पे इसका 20 डे मूविंग एवरेज भी है। तो कहीं ना कहीं अगर उस लेवल को क्रॉस करता है तब हम इसका एक इमीडिएट बेसिस पे ट्रेंड रिवर्सल देख सकते हैं। हालांकि वो भी करीब 2 से 3% यहां से दूर है, बट वो लेवल क्रॉस करेगा तब एक मीनिंगफुल टर्न अराउंड इसे हम कंसिडर कर सकते हैं। स्टॉक में इमीडिएट अगर मैं पिछले 5 सेशंस देखूं तो एक अच्छा जंप देखा है हमने 505 के लेवल से 530 के लेवल्स तक, बट थोड़े से लंबी अवधि पे देखेंगे तो स्टॉक का स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड जो है ये सक्सेसफुली नहीं निगेट कर पाया है। तो जस्ट वेट करिए, अगर 545 के ऊपर क्रॉस करता है तब हम इसे कंसिडर करेंगे बाय करने के लिए। बट फॉर नाउ आई वुड से जस्ट कीप इट ऑन योर रेडार। एक स्टॉक पॉलीकैब, इसे भी देखते हैं। हालांकि ये स्टॉक का बहुत बड़ी मूव लास्ट ईयर भी दिखा चुका है, लेकिन जब से हमने ये थोड़े दिन पहले डिस्कस भी किया था कि जेफरीज यूएस इन्वेस्टर रोड शो में इस स्टॉक को भी एक्सटेंसिवली डिस्कस किया गया अमंग्स द लिस्ट ऑफ अदर स्टॉक्स, और तब से आप देखें पॉलीकैब पे एक अच्छी खासी मूव बनी हुई है। किरण, पॉलीकैब पर क्या व्यू रहेगा? क्या यहाँ पर एंट्री पॉइंट कहाँ लेना चाहिए? सो ओवरऑल पॉलीकैब की अगर मैं बात करूं तो स्टॉक प्राइस सितंबर 2021 से अब तक अगर आपका चार्ट देखोगे सो क्लियरली एक रेजिस्टेंस ऊपर में हम देख रहे हैं 2700 से 2800 का, वो क्रॉस नहीं कर रहा है। लेकिन एवरी टाइम ये जब बॉटम बनाता है तब हायर लोअर्स की पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहा है। सो क्लियरली एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है पॉलीकैब के ऊपर। रिसेंटली जो करेक्शन आया था उसमें एक फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट भी देख रहे हैं हम, और इंट्राडे चार्ट्स के ऊपर यही कंसोलिडेशन में आप देखोगे सो लिमिटेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी एक बना हुआ है। सो ओवरऑल स्टॉक का जो स्ट्रक्चर है वो काफी स्ट्रॉन्ग है।
ऑलमोस्ट एक साल का ये जो कंसोलिडेशन है उसमें से लग रहा है कि अभी ये स्टॉक ब्रेकआउट दे सकता है। तो इमीडिएट लेवल के ऊपर अगर आपको शॉर्ट टर्म व्यू चाहिए तो 2400 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए, कोई भी गिरावट आती है लॉन्ग करके जाइए, जब तक 2400 का लेवल ब्रेक नहीं होता है आप लॉन्ग बने रहिए। और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है, अगर आपका व्यू थोड़ा सा लंबा है लाइक नेक्स्ट 6 to 8 मंथ्स, तो डेफिनेटली इसमें लॉन्ग करने चाहिए 2400 के स्टॉप लॉस के साथ। 3000 से 3100 तक के टारगेट आप पॉलीकैप के ऊपर देख सकते हो। अगर आप आज इंडेक्स को छोड़ के देखेंगे ना मार्केट को, तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर पिक्चर दिखेगी। आज इंडेक्स क्या है ना कि आज इंडेक्स आपको थोड़ा इल्यूजन में रख सकता है कि हम चलेंगे या टूटेंगे। वहां पे टफ फाइट हो रही है गेनर्स और लूजर्स के बीच में। और दूसरा एक और चीज, अगर आप ऑप्शंस में काम करते हो तो कृपया करके आज ना करें। अगर आप ऑप्शंस में काम कर रहे हैं तो थोड़ा सावधानी के साथ ट्रेड करें। अगर आपको पता है कि हाँ यहाँ से बड़ा तेजी आ सकती है तभी, नहीं तो ये चर्निंग में आप फंस जाएंगे। एक शेयर आया EID पेरी, ये शेयर एक बार देखेंगे 615 रुपए के आसपास अभी चल रहा है। खुश, और जरा इस शेयर के बारे में बताइए, ये शेयर और चल सकता है क्या? इसने ब्रेकआउट किया है रिसेंटली अभी एक। भी स्टॉक में बिल्कुल दमखम है ऊपर जाने का, और पिछले कुछ सेशन से ये कंसोलिडेट हो रहा है डिसेंट वॉल्यूम्स के साथ। तो मैं कहूंगा इस स्टॉक में एक अच्छा खासा जंप आ सकता है, ब्रेकआउट हुआ है स्टॉक का। और जो अब ये पिछले 3 सेशंस का हम कंसोलिडेशन देख रहे हैं, इसके बाद भी एक और छलांग स्टॉक लगा सकता है। इमीडिएट बेसिस पे 640 के जो लेवल्स हैं, ये इस स्टॉक के लिए एज ए टारगेट एक्ट करेंगे अगर आप यहाँ पे फ्रेश एंट्री करते हैं। 605 के जो लेवल है जहां पे स्टॉक ने मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया है, दैट विल एक्ट एज योर स्टॉप लॉस। एंड एक और क्विक वर्ड, हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मेरे भी जब हम वॉच लिस्ट ट्रैक कर रहे हैं, इंडेक्स एक अलग पिक्चर दिखा रहा है लेकिन बाकी स्टॉक्स जो है बहुत ही अलग पिक्चर दिखा रहे हैं। तो आज दिन है बहुत ही स्टॉक स्पेसिफिक रहने का, एंड दैट विल प्रोबब्ली बी मोर रिवॉर्डिंग देन वॉचिंग और ट्रेडिंग इंडिसेस। आपने बिल्कुल सही बताया। मिड कैप्स में आज से ही नहीं डीपी, कल भी यही था। कल तो हरे निशान में आ गई थी 4-5 दिन। इनफैक्ट ये जो है ना मिड कैप में आउट परफॉर्मेंस 2 बातों का बहुत बड़ा सूचक है। एक तो रिटेल HNI बहुत एक्टिव है, उससे डाउ हुआ, उससे कोई लेना देना नहीं है। जो ट्रेडर वर्ग है वो भले ही SGX डाउ ये सब देखता है, लेकिन एक पोजिशनल HNI वाला काम करते हैं जो 25-30-50% 2 महीने में चाहिए इनको, वो मिड कैप्स खरीद रहे हैं। ये देखिए क्या बढ़िया चल रही है इंडेक्स अपनी। और ये इनफैक्ट ये डेटा हम लोग देखते हैं कि कितने ऑल टाइम हाई के पास है स्मॉल कैप मिड कैप। जरा एक बार आप देखें, मैं 2-3 स्टॉक्स डिस्कस करना चाहूंगा। SIP वाला डेटा भी इंटरेस्टिंग है। हाँ, वो भी तो पैसा यही आ रहा है, वो यही लार्ज कैप से थोड़ी जा रहा है। आपको पता है प्रियंका, CV फाइनेंसियर्स के बारे में काफी बात हो रही है। करेक्ट, आई वाज अबाउट टू पॉइंट आउट। CV फाइनेंस, श्रीराम तो उसका सबसे बड़ा एक बीटन डाउन CV फाइनेंसियर है, जिससे लोग बोलते थे, ये देखिए आज श्रीराम भी डेज हाई पे है। लोग इस बीटन डाउन CV फाइनेंसियर्स को बोलते थे ये नेक्स्ट श्रीराम ट्रांसपोर्ट है। इंडोस्टार, ओके, इंडोस्टार में आज थोड़ी जान नजर आ रही है, बट इसका 1 साल का ग्राफ देखिए, इसमें भयंकर प्राइस डैमेज हुआ है। इंडोस्टार मैंने कुछ गलत देख लिया क्या? इनफैक्ट ये M&M फाइनेंस के बिजनेस अपडेट के बाद से ही आप देखें ना, तो सब में ये देखिए इंडोस्टार कैपिटल, यस ये है स्टॉक। इसका 1 साल का ग्राफ दिखाइए रेड्डी साहब, इसमें बहुत वैल्यू डिस्ट्रॉय हुआ था। हाँ ये देखिए, ये आप और लंबा दिखाएंगे तो आपको दिखेगा 400-500 वाला नीचे में 100 रुपए हो गया था। अब धीरे धीरे ये राउंडिंग बॉटम बना के 120 वाला धीरे 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 वापस ऊपर आ रहा है। इसके चार्ट्स को जरा आप पढ़ के बताएंगे किरण हमारे लिए, क्या इसका वर्स्ट ऑफ प्राइस डैमेज हो चुका है प्राइस इन? इंडोस्टार की अगर हम बात करें मंथली चार्ट के ऊपर है तो वीकली चार्ट के ऊपर आप देखोगे तो वहां पे अभी हम पॉजिटिव डाइवर्जेंस देख रहे हैं मोमेंटम इंडिकेटर के ऊपर। दूसरी तरफ अगर आप वीकली चार्ट देखोगे तो वीकली चार्ट में एक छोटा सा राउंडिंग बॉटम पैटर्न भी है, साथ ही साथ मल्टीपल बुलिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न जो उसने जुलाई और अगस्त मंथ में बनाई थी, तो वो लो जब तक होल्ड है तब तक डेफिनेटली हम बोल सकते हैं कि ये स्टॉक में एक इंटरमीडिएट बॉटम बना है। साथ ही साथ अपने 20 वीकली एवरेज के ऊपर इसने एक बुलिश एंगल कैंडलस्टिक्स पैटर्न भी बनाई है। सो ओवरऑल 150 का लेवल हमें ध्यान में रखना है। जब तक 150 के लेवल के ऊपर है, देयर आर वेरी गुड चांसेस के ऊपर में 196-200 तक का एक शार्प अपसाइड हम देखें, जहां पे एक डेली गैप भी है। सो 200 के टारगेट के लिए कोई भी डिप आता है 150 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ हम इंडोस्टार के अंदर देख सकते हैं। और 200 के लेवल के ऊपर जब ये स्टॉक सस्टेन होगा तब आप देख सकते हो कि मल्टीपल लोअर सर्किट्स का जो जोन था वही एक गैप सपोर्ट है या रेजिस्टेंस हम बोल सकते हैं। सो 200 के ऊपर 200 डेज मूविंग एवरेज का भी ब्रेकआउट हमें देखने को मिलेगा, तो वहां से फिर आप बोल सकते हो कि भाई हाँ इसमें बॉटम आउट हो गया स्टॉक एंड इट कैन गो फर्दर अपसाइड। अदरवाइज 150 के स्टॉप लॉस के साथ 200 का टारगेट।
आज 5-7 मिनट में ये 5-6% ऊपर हो गया है, डेज हाई की तरफ चला गया है, 105 का लेवल क्रॉस हुआ है। इस पे वापस एक बार विजिट करेंगे। लेकिन कुछ एक दिल्ली की कंपनी है, मिड कैप हाउसिंग कंपनी है, शायद डिम्पी जानते होंगे, आशियाना हाउसिंग, उसका डेटा अच्छा आया है। एनसीआर में वॉल्यूम अपटेक अच्छा चल रहा है, 7% वॉल्यूम के साथ 7% ऊपर है। जरा चार्ट्स पे चेक करके बताएंगे कुछ। जी हाँ जी, एक टाइम था जब इसमें बहुत ही काफी बड़ा HNI इंटरेस्ट डेवलप हुआ था, जब सारी हाउसिंग स्पेस अच्छा कर रहा था, बट देन अगेन द स्टोरी काइंड ऑफ फिजल्ड आउट। लेकिन अगर हम जून जुलाई के समय से देखें तो स्टॉक ने एक अच्छा खासा बेस बनाया है, 120-125 के जो जोन है इसके आसपास, और फिर एक अच्छा सा रनअप दिया है। इट्स हैड इट्स शेयर ऑफ वॉलेटिलिटी, जरा स्टॉक में वॉलेटिलिटी देखने को मिली है, बट ओवरऑल ट्रेजेक्टरी जो है ये ऊपर की ही रही है। अगर मैं देखूं तो ऑन द डेज जहां पे अच्छा खासा वॉल्यूम एक्शन रहा है, पॉजिटिव स्टॉक क्लोज हुआ है, which means डिलीवरी बाइंग हो रही है स्टॉक में। ओवरऑल ट्रेजेक्टरी पॉजिटिव है। रियल एस्टेट पैक पे हम ओवरऑल वैसे ही पॉजिटिव है, चाहे वो कोई भी स्पेस हो, डेवलपर्स हो या फाइनेंशियल्स हो या होम इंप्रूवमेंट टीम्स हो, तो उसका एडवांटेज इस स्टॉक में भी आते हुए दिख रहा है। मैं कहूंगा यहां से भी आप इसमें एक फ्रेश पोजीशन बना सकते हैं। यहाँ पे जो आपको एक इनिशियल रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, एक्चुअली स्टॉक ने जस्ट अभी अपना 170 का जो रेजिस्टेंस है वो जस्ट क्रॉस किया, उसी के पास ही बिल्कुल ट्रेड कर रहा है। इसके ऊपर अगर ये निकल जाता है, सस्टेन करता है, तो आप इस स्टॉक को 190 के लेवल्स तक जाते हुए देख सकते हैं, और ये राइज जो है ये जरा सा रैपिड हो सकता है। सेकंड टारगेट इस स्टॉक पे 210 का निकल के आ रहा है, जो इसके पिछले कुछ महीनों के हाइज रहे हैं, अबाउट ईयर गो के हाइज रहे हैं। तो ओवरऑल ट्रेजेक्टरी पॉजिटिव है, सेक्टर भी जो है हमें काफी अच्छा लग रहा है, तो इस स्टॉक में भी आप फ्रेश एंट्री बना सकते हैं। इस शेयर में आप फ्रेश एंट्री बना सकते हैं। चार्ट एक बार आप मेरे स्क्रीन पे लेके आएंगे तो आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा और सारी चीजें। ये एक डाउनवर्ड स्लोपिंग था, यानी कि एक शेयर टूटने वाला शेयर बन गया था। ये टूटना कब से शुरू हुआ था? 2021 से, लेकिन उसके बाद से इसकी तस्वीर बदली है अगस्त 2022 के बाद से। इसलिए अजय आपको जो बात बता रहे हैं कि इसके अंदर अब कुछ काम भी हो रहा है, और डिलीवरी बेस्ड पोजिशन जो भी आप कुछ बता रहे थे ये आपको वॉल्यूम में भी दिखेगा। नीचे थोड़ा थोड़ा वॉल्यूम वापस जनरेट होना शुरू हुआ है, एकदम से ड्राई हो गया था वॉल्यूम जब शेयर टूट रहा था। अब स्ट्रॉन्ग बेस एवरेजेस का है, डाउनवर्ड स्लोपिंग का ब्रेकआउट है, अच्छा चल सकता है। पहला रेजिस्टेंस 170-71 वाला है, पार होगा तो फिर से चल जाएगा ये शेयर। ध्यान रखिए शेयर पे, आशियाना हाउसिंग पे। पिछले 15 मिनट में आप जो बात दोनों ही कर रहे हैं ना, मिड कैप और स्मॉल कैप, वहां इतनी तेजी है। पिछले 15 मिनट में जो बड़ी तेजी आई है, मूव्स आई है, वो एक तो कमर्शियल व्हीकल फाइनेंसेस लाइक श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, अपोलो टायर में भी आपको मूव दिख रही है, और कुछ आपको केमिकल काउंटर्स लाइक नवीन फ्लोरीन और दीपक नाइट्रेट, यहां पर भी आपको अच्छी तेजी दिख रही है। क्या इन दोनों में से कोई स्टॉक प्लस आपके बाइंग रडार पर आ रहा है? वेरी क्विकली रुद्रा, प्लीज रिस्ट्रिक्ट योर आंसर टू वेरी लिमिटेड टाइम। Definitely looks good. Both Deepak Nitrate, if I see on chart, looks very, very strong to me. These are stocks you have to buy at any price. For me, Deepak Nitrate is a strong buy. Navin Fluoro also looks good. Both for trading and investment, they are buys for me. जेंटलमैन, 5 मिनट के लिए हम डिटूर लेंगे, एक रास्ता बदलेंगे अपना। एक फंडामेंटल नजरिया जरूरी है। एक तरफ तो इतना एक्शन हो रहा है सीमेंट में, ट्रेडर्स का मन कर रहा है कौन से सीमेंट स्टॉक के पीछे लगे, लेकिन इन्वेस्टर्स का भी मन कर रहा है। 20,000 करोड़ अभी अदानी जी ने रेज किए। खबर हमने ब्रेक की है यहाँ पे कि वो जेपी ग्रुप का एक सीमेंट प्लांट खरीद रहे हैं, और दूसरी जगह पर भी M&A एक्शन हो रहा है। वैल्यूएशन कहां अच्छा है, कौन से स्टॉक्स वैल्यूएशन के हिसाब से अट्रैक्टिव नजर आ रहे हैं सीमेंट स्पेस में? ICICI सिक्योरिटीज की एक रिपोर्ट के हिसाब से कहीं ना कहीं मार्जिन पे दबाव है। अगर मार्जिन पे दबाव है और वॉल्यूम ग्रोथ थोड़ी सबड्यूड रहती है, 5-6% उनका व्यू है, तो किस तरह के प्रोस्पेक्ट्स बन रहे हैं? सिर्फ M&A के आधार पे क्या आपको बाय करना चाहिए? कौन से मैनेजमेंट्स अच्छी तरीके से अपनी कंपनी मैनेज कर रहे हैं? ये सब बातें हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ हर्ष जुड़ रहे हैं। हर्ष एनालिस्ट है, इस स्पेस को बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं। हर्ष, सबसे पहले आप बताएं कि ये जो M&A हो रहा है, ये आपकी क्या राय बन रही है इसके ऊपर? क्या ये अच्छे वैल्यूएशंस पे हो रहा है या ये स्ट्रेच्ड वैल्यूएशंस के ऊपर हो रहा है? जी, अभी देखा जाए कि वैल्यूएशंस जो भी अभी हम देख रहे हैं, थोड़े से स्ट्रेच में बोलूंगा, बट गिवन कि अगर गोइंग फॉरवर्ड अगर 2-3 सालों में जैसे सेक्टर कंसोलिडेट होती है और जो कंपनीज है जो M&A में फोकस कर रही है, तो उनका वैल्यूएशन वो ब्राउनफील्ड कैपेसिटी ऐड करेंगे, तो वो जो वैल्यूएशन है वो नीचे आ जाएगा, तो उसके वजह से फिर वो वैल्यूएशन आपको ठीक लगेगी। लेकिन अभी करंटली वैल्यूएशन थोड़ी स्ट्रेच लग रही। ठीक है हर्ष, एक चीज आप और बताइए,
अगर आप बड़े और जो बड़े शेयर्स हैं और छोटे शेयर्स की दोनों कैटेगरी है, दोनों ही एक्टिव है इस समय, आप कौन से शेयर्स को ज्यादा इस समय देख रहे हैं कि इनमें वैल्यू भी है, इसमें इंडिविजुअल ग्रोथ भी है और एक कंटेंडर भी है? देखिए ये बात तो सच है ना कि अब बहुत सारी कंपनीज नहीं रहेंगी इस सेगमेंट में, ये ओलिगोपोली वाला मार्केट हो जाएगा, है ना? तो आप मेरे को जरा बताइए किसमें आपको वैल्यूएशन ग्रोथ दोनों दिख रही हैं? जी, अगर मैं कहूँ हमारे रिपोर्ट के हिसाब से तो मुझे लार्ज कैप में अल्ट्राटेक और श्री सीमेंट काफी बेटर लग रहे हैं इस वक्त वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से मैं बोलूँ तो, और मिड कैप स्पेस में जेके सीमेंट और अरामको सीमेंट ये भी अच्छे लग रहे हैं। जो और मैं आपको थोड़ा इसमें अगर विस्तार से बताऊं तो मैंने चैनल से किए हुए उसमें मुझे ये पता लगा है कि साउथ में जो रियलाइजेशन होते हैं वो ज्यादा टूटे नहीं है इस क्वार्टर में, Q2 FY23 में, मतलब जुलाई अगस्त सितंबर में। तो इस कारण से साउथ की जितनी भी कंपनीज है वो आपको इस क्वार्टर में एक अच्छा रिजल्ट दे सकती है और वॉल्यूम भी अच्छा आएगा। और अगर मैं ईस्ट में कहूँ तो इस बार बारिश भी उतनी नहीं हुई है, तो उस कारण से सीमेंट का जो IHB सेक्टर है उसमें डिमांड अच्छी रहेगी। तो ईस्ट की जो ईस्ट फोकस कंपनीज वॉल्यूम पर्सपेक्टिव से और साउथ बेस्ड कंपनीज वॉल्यूम और रियलाइजेशन दोनों पर्सपेक्टिव से बेटर रहेगी। एंड कंपनीज पर्सपेक्टिव मैं आपसे बोलूं तो लार्ज कैप में अल्ट्राटेक श्री और मिड कैप स्पेस में जेके सीमेंट एंड डालमिया भारत एंड रैमको सीमेंट ये मुझे अभी ठीक लग रहे हैं। हर्ष, मॉर्निंग। सीमेंट स्पेस में आपने जैसे ये बताया भी, आपने तो क्या कैटेगोरिकली हमें बता भी दिया। पीछे एक जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट भी सीमेंट स्पेस पे हाल ही में आई है, उन्होंने भी कहा कि जितने भी इंडिया के डायनामिक्स है वो बहुत प्रॉमिसिंग लग रहे हैं। आपके बड़े ट्रिगर्स क्या है, क्योंकि आपके रिपोर्ट में आपने एबिटा की भी बात कैटेगोरिकली की है? जी, बड़े ट्रिगर्स में आपको ये बताऊं कि देखिए जैसे अभी हम H1 सितंबर जो फर्स्ट 1H होता है वो ओवर हो चुका है। नाउ वी हैव एंटर्ड द 2H एंड 2H इज द बिजिएस्ट पीरियड फॉर सीमेंट कंपनीज, जहां पर वॉल्यूम ग्रोथ भी दिखता है और साथ ही में आपको रियलाइजेशन भी अपटिक आती है। एक अच्छी चीज साथ ही साथ ये भी हो रही है जो मेरे चेक्स बताते हैं कि कोल और पेट्रो के जो प्राइसेस हैं वो काफी डाउन आ चुके हैं। अगर आप उनके पीक से देखें तो 30% डाउन आ चुके हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है उनके एबिटा पर टन पर्सपेक्टिव से। लेकिन अगर जो कंपनीज के P&L में आपको वो जो बेनिफिट है वो इस क्वार्टर नहीं दिखेगा, वो Q3 और Q4 में दिखेगा। कारण कि ये कंपनीज 1.5 से 2 महीने का इन्वेंट्री लेके चलते हैं, फ्यूल इन्वेंट्री, तो वो उनको कंज्यूम करने में टाइम लगेगा और उनकी जो फ्रेश इन्वेंट्री है वो उन्होंने Q2 में परचेज की होगी, तो वो Q3 तक ओवर हो जाएगी और जो नई इन्वेंट्री जो आएगी वो लोअर प्राइस पे आएगी Q4 से। तो जो आपको बेनिफिट है वो आपको Q4 से दिखेगी। तो ट्रिगर यही है, एक तो प्राइस हाइक्स होने चाहिए ये मंथ में, नवंबर मंथ में, उससे आपको एक जो एबिटा पर टन है वो जो कॉस्ट प्रेशर जो है वो सबसाइड हो सकते हैं। जो फ्यूल प्राइसेस हैं वो अगर ये लेवल में भी रहते हैं या से क्रैक भी होते हैं तो अच्छी बात है, और जो डिमांड है वो तो अच्छी होगी ही H2 में। तो ये तीनों फैक्टर्स आप देखेंगे अच्छा प्ले आउट कर सकते हैं H2 FY23 में, और वो आपको एक फंडामेंट एक जो मार्जिन जो एबिटा पर टन 40% टूटे हैं YOY इस क्वार्टर में, वो आपको जंप करते हुए दिखेंगे फ्रॉम इन H2 FY23। टू समराइज इट, आप ये कह रहे हैं कि अभी इनपुट कॉस्ट उनके लिए हाई रही है, इसलिए Q2 में एबिटा पर एक प्रेशर रहेगा, लेकिन Q3 से ईज आउट होगा और H2 यानी इस साल का जो आखिरी 6 महीना है वहां पर आपको बेटर रिटर्न्स दिखेंगे। वॉल्यूम ग्रोथ लगातार डिमांड के चलते आप सीमेंट स्पेस में देख रहे हैं और अपनी टॉपिक्स भी हर्ष हमें बता रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष ये सब समराइज करने के लिए। तो ICICI सिक्योरिटी की रिपोर्ट और जिस पर सीमेंट सेक्टर पर एक फोकस, और लगातार हम देख रहे हैं कि बड़ी ब्रोकिंग फर्म्स की भी रिपोर्ट्स आ रही हैं, इस पूरे स्पेस में काफी इंटरेस्ट भी है। और आज 2 इंपॉर्टेंट न्यूज जो हम ट्रैक भी कर रहे हैं, एक तो जेपी एसोसिएट्स और साथ ही इंडिया सीमेंट्स पर भी आज न्यूज बेस्ड एक्शन भी इसमें क्लियरली दिख रहा है। इसके अलावा और न्यूज बेस्ड एक्शन कहां देखने को मिल रहा है, हम देख रहे हैं कि अभी कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट की तो बात हुई, कमर्शियल व्हीकल फाइनेंसिंग की तो बात हुई, लेकिन एक और स्पेस दिख रहा है वो है इंश्योरेंस स्पेस। आपको आज ICICI लॉम्बार्ड वहां पर एक्शन दिख रहा है, क्या व्यू रहेगा कुछ, क्या इस स्पेस में इंटरेस्ट दिख रहा है?
देखिए ये स्पेस काफी बार अटेम्प्ट कर चुका है एक रिवाइवल का, और फिर सेलिंग आ जाती है। तो आई विल एट बेस्ट लुक एट दिस एंटायर स्पेस, अब चाहे वो HDFC लाइफ हो, SBI लाइफ हो, ICICI लोम्बार्ड हो, मोर फ्रॉम अ ट्रेडिंग लेंस। जहां तक ICICI लोम्बार्ड की बात है, यू आर राइट, इस स्टॉक ने एक अच्छा खासा बेस बनाया है। जो इसका मीडियम टर्म सपोर्ट जोन है विच इज 1110 to 1130 के जो जोन है, इसके आसपास फिर से स्टॉक ने पिछले कुछ दिनों में उसी के आसपास एक अच्छा बेस बना के एक रिबाउंड दिया है। अगर आप ट्रेडिंग के लिहाज से प्ले करें तो यहाँ पे 1120 का टारगेट लेके चले, 1180 का पहला लेवल और 1220 के जो लेवल्स हैं, ये आपके लिए एज ए टारगेट एक्ट करेंगे। बट जैसा मैंने कहा, प्ले दीज विद वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस एंड मोर फॉर अ ट्रेडिंग बाउंस। अभी ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है दैट दिस एंटायर सेक्टर हैज सॉर्ट ऑफ टर्न अराउंड फॉर द बेटर। बजाज फिनसर्व में आपको अब 0.5% की मूव दिख रही है, क्या बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, उन्हें यहां इन लेवल से प्लस करना चाहिए? रुद्रा वेरी क्विक। किरण है हमारे साथ। किरण वेरी क्विकली, बजाज फिनसर्व या बजाज फाइनेंस, कुछ पिक करेंगे आप? बजाज फाइनेंस के ऊपर हम ध्यान डेफिनेटली रख सकते हैं। बजाज फाइनेंस में रिसेंटली जो हमने एक कंसोलिडेशन देखा था, उसी कंसोलिडेशन के लोअर बैंड के ऊपर ये स्टॉक अवेलेबल है, जहाँ पे 50 डेज मूविंग एवरेज भी है। और साथ ही साथ आप देखोगे तो 2-3 दिन पहले एक बुलिश एंगल्फिन कैंडलस्टिक्स पैटर्न भी हमें देखने को मिली थी। और वैसे भी 7000 से साइकोलॉजिकल सपोर्ट एंड प्रीवियसली मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया था। सो ओवरऑल 7000 के स्टॉप लॉस हम रिकमेंड करेंगे। स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा है, लेकिन ऊपर में टारगेट भी हम 78-7900 तक देख रहे हैं, और ये एक हमारा पोजिशनल व्यू रहेगा। PG इलेक्ट्रोप्लास्ट, कुछ इस स्टॉक को जरा चेक करिए, आज कुछ ब्लॉक्स भी हुए, इनफैक्ट कल भी ब्लॉक्स हुए थे, 5% ऊपर है आज। फंड्स इसके अंदर बाय करना शुरू कर दिए, और 4-5 दिन पहले आपको 18 स्वदेश पे मैनेजमेंट की कमेंट्री भी हमने सुनवाई थी, काफी पॉजिटिव आ रही थी। 11% स्टॉक चला है, 1150 के आसपास ट्रेड हो रहा है। इसमें क्या यहां से मोमेंटम बरकरार रह सकता है कुछ? जी हाँ, देखिए बिल्कुल रह सकता है। इसके कुछ इंडिकेटर्स हैं जो सजेस्ट कर रहे हैं कि इतना अच्छा रनअप आने के बावजूद इस स्टॉक में और अपसाइड बाकी है। और स्टॉक एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद मल्टी मंथ का कंसोलिडेशन था इन द रेंज ऑफ 880 टू अबाउट 950, थोड़ी सी ब्रॉड रेंज है, बट इस रेंज में ही स्टॉक ट्रेड कर रहा था। इस हफ्ते अर्ली पिछले हफ्ते इनफैक्ट अर्ली इस स्टॉक में एक ब्रेकआउट आया था, उसका हम फॉलो थ्रू भी अच्छा खासा देख रहे हैं। वॉल्यूम भी इसमें अच्छा खासा बनते हुए दिखा है, जैसा कि आप बताएं कुछ डील्स की वजह से भी बिल्कुल ये हो सकता है। बट ओवरऑल सेटअप इसका मल्टी मंथ अगर मैं चार्ट देखूं तो भी पॉजिटिव है। यहां से भी आप इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं। पहला टारगेट जो है आपके लिए 1200 का निकल के आएगा। इनफैक्ट 1180 1190 के जो जोन्स हैं इस स्टॉक के लिए एज अ सपोर्ट एक्ट करेंगे। तो ट्रेडिंग के लिहाज से लेना चाहें तो बिल्कुल आप इसे 1200 के टारगेट के लिए ले सकते हैं। लेकिन अगर आप कुछ 1-2 क्वार्टर के लिए होल्ड करें तो ये स्टॉक 1500 के लेवल्स भी दिखा सकता है। ठीक है, 1500 तक के लेवल, लेकिन पोजिशनल आपको रखना होगा इस पर एक व्यू। अब हमारे साथ संजीव वसीम जी भी जुड़ गए, उनसे भी समझते हैं कि वो कौन से स्टॉक पिक कर रहा है। मॉर्निंग संजीव जी, कहां पर आपको आज मौके दिख रहे हैं? हाँ, गुड मॉर्निंग प्रियंका जी। तो कल का भी भारत फोर्ज, विप्रो और परसिस्टेंट तीनों आउट परफॉर्मर थे। प्रॉफिट बुक कीजिए। वॉलेटिलिटी है लेकिन ये लेने के मौके हैं। जैसे आपको कहा 3 दिन और है, निफ्टी में आप शिफ्ट कीजिए, मंडे से एक तरफ ही घूमेगी मार्केट। ग्लोबल रैली विल बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड यू विल सी इंडिया आउट परफॉर्म। एक अपडेट भी दे दूं, जेपी जो आपके लिए डील अनाउंस की है, मैंने 8.5 पे बहुत जोर से रेकमेंड ज्ञान दिया था, 12.5 हो गया, ये 13 टपा तो 20 रुपए से कम रुकेगा नहीं। दिस इज अ वेरी बिग पॉजिटिव। साथ में जेपी ने ऑलरेडी 20,000 करोड़ का एसपी भी बना रखा है ऑन दिस डेट ऑफ द लैंड बैंक। So there will be a net debt of 7,000 which will get reduced half if this deal goes through on the cement side. Secondly, now I have 3 calls for you. All 3 are large cap stocks to buy. You will not get a better opportunity. आप कहे तो मैं शुरू करूं। जी जी। तो सबसे पहले रिलायंस लीजिए। If oil prices are where they are, GRM will go up. They have the best hedge against the dollar, and I think their other businesses, particularly ARPU rise in Jio and the retail is doing extremely well. Plus you are in a festive season. छोटी छोटी जगह लातूर क्या, औरंगाबाद क्या, रिलायंस रिटेल इज स्प्रेड ऑल अक्रॉस द बोर्ड। 2390 में लीजिए, 2335 का स्टॉप लॉस, 2475 से 2500 का टारगेट। VSF प्राइसेस हैव अगेन मूव्ड अप इन टैंडम। ग्रासिम विल बी द बिगेस्ट गेनर, 1670 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 1635, टारगेट ऑफ 1735। ये 2 बारी मैं पहले भी दे चुका हूँ, बोथ टाइम्स इट हैज हिट द टारगेट। और लास्ट बट नॉट लीस्ट टाटा कंज्यूमर 755 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 735, टारगेट ऑफ 1820। Starbucks and their other businesses are doing exceedingly well. I think this is the best time to buy these 3 blue chips.
ठीक है, टाटा कंज्यूमर, ग्रासिम और रिलायंस को यहाँ खरीदने की सलाह दे रहे हैं। तो लार्ज कैप्स दिए हैं आपने तीनों, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी आज ये सारी पिक्स देने का। कॉल रिलायंस पे चलने का समय आ गया है, यानी इंडेक्स पे चलेगा। देखिए संजीव जी ना सारे नक्षत्र वगैरह भी देखते हैं, आपको पता है कि नहीं? तो अगर स्टूडियो आए थे लास्ट टाइम, बता रहे थे ना रिकमेंडेशन, तो अगर ये रिलायंस के तारे इनको नजर आ रहे हैं कि अब इसका समय आ गया है, तो कहीं क्यों संजीव जी आप हैं हमारे साथ? ओके, कोई बात नहीं, अगली बार पूछ लेंगे। लेकिन ये स्टार्स अलाइन हो रहे हैं रिलायंस के, ये कहना चाह रहे हैं, और इसने बहुत तड़पाया और तरसाया है। अगर आप देखिए 2-3 सीरीज से स्टॉक यही अटका हुआ है। एक महीने के चार्ट से आपको पता, एक क्यों 2 महीने का देखिए, 2 महीने से भी दिखा दीजिए तब भी आपको पता नहीं घूम रहा है, एक रेंज में घूम रहा है, 2325 नीचे में, ऊपर 2400, ये देखिए एक महीने में नीचे आया है 7%, और 2600 के आसपास से टूटा हुआ शेयर है। ये रिस्क रिवॉर्ड अट्रैक्टिव लग रहा है ये जब विंडफॉल टैक्स गेन की बात हुई तब उसके बाद से, हाँ करेक्ट, तब से वो एक रेंज में है। तो अगर बाजार को आगे जाना है तो इसका साथ तो चाहिए होगा, और वो जैसे बता भी रहे कि अगले हफ्ते से इंडेक्स पे मूवमेंट शुरू भी हो जाएगी। लेकिन इस बीच में शंकर शर्मा, वो उन्हें कहां पर अपॉर्चुनिटीज दिखती है, उनका क्या व्यू बन रहा है बाजार पर, ग्लोबल हेडविंड्स के बीच में इंडिया कितना स्ट्रांग दिखता है उन्हें? आइए एक बार उनके रिएक्शंस फिर से आपको सुनवाते हैं। पिछले आप देखिए साल भर में लॉट ऑफ केमिकल स्टॉक्स आर डाउन 30-40%, तो वैल्यूएशन करेक्ट हो गई एंड आउटलुक इज नाउ डिसेंट, नॉट ग्रेट, बट इन एंड केमिकल्स बाय द वे एक चीज कह देना चाहता हूं कि केमिकल्स बहुत ही वास्ट एरिया है। इनफैक्ट मेरे ख्याल से तो कोई और इंडस्ट्री इतना कॉम्प्लिकेटेड और वास्ट नहीं है जितना की स्पेशलिटी केमिकल्स। तो इवन जो केमिकल इंजीनियर्स होते हैं उनसे बात करता हूं तो वो भी बहुत कम जानते हैं, वो भी कहते हैं कि हमें कोई इतना नहीं पढ़ा देते कि सारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और सारे प्रोडक्ट्स और सब कुछ। तो इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड इंडस्ट्री, बट वहां पर अगर आप अगेन मैं ये कहूंगा आम निवेशक के लिए पॉसिबल नहीं है बेस्ट पॉसिबल कंपनी खरीदना, तो आप 5 कंपनी 7 कंपनी जिसमें ये आपके जो मापदंड ठीक हो, रिटर्न रेशियोज ठीक हो, मैनेजमेंट की ब्रॉड लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड ठीक हो, वहां 5, 7, 8 कंपनियों अगर निवेश कर दें तो 1-2 तो आपको वैसे ही आपको मल्टीबैगर मिल जाएंगे उनमें। और अभी ऐसा मैंने कहा कि करेक्शन काफी हुआ है इनमें, 30-40%, 50% स्टॉक प्राइसेस करेक्ट हो गए लास्ट के साल भर में। तो दे आर वेरी वेरी गुड एरियाज इन द केमिकल स्पेस टू गेट इनटू। यूक्रेन का जो मसला है वो अभी भी है, तो कई बार मार्जिन प्रेशर आपके डोमेस्टिक कॉस्ट पुश से हो जाता है, जो कि हुआ, लेकिन ऑल्सो लॉजिस्टिकल चैलेंजेस रही है, मटेरियल इंपोर्ट पे चैलेंजेस रहे हैं, जहां पर आपको सेंट्रल एशिया से आने थे जो भी अगर मिनरल्स आने थे, मेटल्स आने थे, और भी कुछ चीजें आनी थी, इनपुट्स आनी थी, वो नहीं आ रही थी या टाइम लग रहा था। कई लोगों का जो निवेश जो एक्सपोर्ट था, निर्यात था, वो यूरोप को कर रहे थे, वहां पर उनको तकलीफ, तो वो सेगमेंट्स अभी भी प्रॉब्लमैटिक है। बट जो प्योरली डोमेस्टिक सेंटर्ड है कंपनियां, उनमें कोई खास प्रॉब्लम नजर नहीं आता, बारिंग थोड़े इनपुट कॉस्ट के एक प्रेशर है, बट मेरे ख्याल से वो ईज आउट हो जाएगा इन द नेक्स्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स। सो अगर डिमांड ठीक है साहब, मैं हमेशा देखता हूं किसी कंपनी के फंडामेंटल देखने के लिए पहले मैं सबसे पहले देखता हूं कि मार्जिन छोड़ दो, प्रॉफिट छोड़ दो, टॉप लाइन की मेरे को ट्रेंड दिखा दो उसके 5, 7, 8, 10, 15 क्वार्टर की, बिकॉज टॉप लाइन ग्रो करना आसान नहीं होता साहब। बॉटम लाइन, एक बार टॉप लाइन आ जाए तो बॉटम लाइन में कुछ भी कॉस्ट कट करके, रिजिगिंग करके, इंप्रूवमेंट करके मैं वो कर लूंगा, पर अगर टॉप लाइन ही नहीं है तो बॉटम लाइन आएगा आखिर कहां से? तो टॉप लाइन की आउटलुक बहुत स्ट्रांग है, अगर वो स्ट्रांग है बॉटम लाइन विल कम, इट माइट बी 1 or 2 quarters हियर और देयर। ऑलराइट, ठीक है, तो ये आप कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन जरूर सुन रहे थे शंकर शर्मा के। इस बीच वेरी क्विकली एबीबी आज कैपिटल गुड स्पेस, इनफैक्ट डिफेंस स्टॉक्स में एचएएल जैसे स्टॉक्स में भी मूवमेंट है, और कल से आपको एबीबी जैसे स्टॉक्स में भी मूवमेंट दिख रही है। क्या एबीबी आपके बाइंग रडार पर आ रहा है? खुश? देखिए एक्चुअली कभी रेडार से हटा ही नहीं था, दिस एंड द डिफेंस प्ले, ये कभी हटे ही नहीं थे रेडार से। इट्स जस्ट दैट मार्केट के साथ करेक्शन आया इन स्टॉक में, 3000 के आसपास अच्छा खासा बेस बना के एक स्टॉक ने जंप दिया है। आई वोंट बी सरप्राइज्ड कि इसके जो रिसेंट हाई से 3440 के आसपास आने वाले कुछ हफ्तों में स्टॉक इनको क्रॉस करके नए हाइज बनाए। यहाँ पे आप फ्रेश एंट्री भी ले सकते हैं। अगर जरा पोजिशनल ट्रेड कोई लेना चाहे तो 3150 का स्टॉप लॉस रखिए। 3450 जो इसका पहला जो पहला टारगेट है, जो इसके रिसेंट हाइज बने थे, दूसरा टारगेट इसमें 3600। सो ये स्टॉक ऐसा है जो आपको एक अच्छा खासा डिप मिलता रहे तो आप और ऐड करते रहिए। दिस स्टॉक इज अंडर दैट कैटेगरी नाउ।
कुछ बीएससी के शेयर्स हमने निकाले, बीएससी 100 की लिस्ट हम चेक कर रहे हैं, तो वहां पर अगर आप देखेंगे तो वहां पर भी आपको एक तो माइंडट्री के अंदर अच्छी पोजीशंस है, इसके अलावा नौकरी, इंडिया इन्फोच, इसके अंदर एक अच्छा मूवमेंट है। साथ ही बजाज फिनसर्व, ये फिर से दोनों शेयर थोड़ा एक्टिव हुए हैं, बजाज फाइनेंस और फिनसर्व, इस पे ध्यान रखिएगा। और इसी लिस्ट में बीएससी 100 की जो लिस्ट है, इसे आप देखेंगे तो आपको एक गेल, वोल्टास और ल्यूपिन, ये तीनों शेयर्स थोड़े वापिस से कमजोर होते हुए दिख रहे हैं। ये थोड़ा है साइडवेज ही ये तीनों के तीनों शेयर, बट इनकी अभी आप आज का इंट्राडे स्विंग देख रहे हैं तो ये डेज लो पे आ गया और कोई अटेम्प्ट नहीं ले रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सावधान रहे इन शेयर से। आज कम से कम एक स्टॉक में जल्दी से आपको मार्क कराना चाहूंगा, डिवीज लैब। डिवीज लैब लेके आइए जरा। डिवीज लैब में फ्रेश शॉर्टिंग हो रही है और भाव इस समय डेज लो की तरफ नजर आ रहा है, 80 रुपए उतर चुका है। कुछ एनालिस्ट ये बता रहे हैं कि डिवीज लैब की जो बिजनेस डिक्लाइन का जो एस्टिमेट उन्होंने कंपनी ने शेयर किया था अपने एनालिस्ट से, एक्चुअल बिजनेस डिक्लाइन उससे ज्यादा हो सकता है। आज ये खबर सुबह आई है और कुछ फंड से ये नोट्स पहुंचे, इसमें फ्रेश शॉर्टिंग हुई है। चार्ट पर देख के बताइए जरा, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत अंडर परफॉर्म किया हुआ स्टॉक है ऑलरेडी। लास्ट 6 महीना 1 साल देखिए आप, 5500 वाला नीचे 2800 गया था, अभी 3600 पे है। क्या ये वापस विजिट करेगा 2800 का लेवल? खुश देखिए 2800 तो फिलहाल थोड़ा दूर है। मैं कहूंगा कि अगर हम इमीडिएट बेसिस पे इसका ट्रेंड देखें तो डेफिनेटली नेगेटिव है। एक रिकवरी का अटेम्प्ट था जो 3940 4000 के आसपास स्टॉक में किया था, बट वहां से फिर स्लाइड हुआ है। ये लोअर हाइस का एक सिलसिला है, विच इज नॉट अ वेरी गुड साइन फॉर दिस स्टॉक। इसमें शॉर्टिंग बिल्कुल क्लियरली दिख रही है और करंट पोजीशन अगर आप लेना चाहें, डोंट बी एडवेंचरस, बिल्कुल बाय ना करें। इसमें जो व्यू है ये फिलहाल शॉर्ट साइड का ही बनेगा। 3500 का पहला टारगेट, 3450 का दूसरा टारगेट, स्टॉप लॉस जो है ये 3650 का लेके चलिए। देयर इज अ वेरी गुड चांस कि ये स्टॉक अगर अपने जो रीसेंट लोज हैं व्हिच इज अराउंड 3450 इनको ब्रेक करता है, देन 3000 इज समथिंग आल्सो दैट द स्टॉक कैन सी एंड वेरी शार्पली। तो इसलिए जरा सा कॉशन के साथ इसमें ट्रेड करिए। फिलहाल खाली शॉर्ट साइड की ही सलाह रहेगी इस पे। ठीक है, शॉर्ट साइड की सलाह रहेगी, लेकिन इस वक्त बाजार में कहां एक्शन देखने को मिल रहा है, सब कुछ हेडलाइंस में कैप्चर करते हैं।